अच्छा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्टूडेंट का एग्जांपल लेना है क्या, ये नॉर्मल एग्जांपल लेना है? ठीक है। हम्म हम्म हम्म। नहीं नहीं, लाइन नंबर 15, एक सेकेंड, लाइन नंबर 15 से बताओ सीधा सीधा करके, यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर से ना। ठीक है। ठीक है। ये सीधा सीधा कह देते हैं, नो लॉक रिक्वायर्ड, है ना? रिक्वायर्ड, ठीक है। 16 को भी M1। हाँ ठीक है, हाँ सेम है, बिल्कुल सही। ठीक है। हम्म। बिल्कुल ठीक। ये इसको एक सेकेंड, लेकिन ये अगर अगर सीक्वेंशियल अभी चलते हैं कि सीक्वेंशियल चल रहा है ना अभी, मान लो कि सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन अगर चलता है, यूजली तो थ्रेड रजिस्टर होते हैं, फिर JVM के ऊपर है वो किसको देगा, थ्रेड शेड्यूलर के ऊपर है वो किसको देगा, CPU एग्जीक्यूशन के लिए। लेकिन अभी अगर मानते हैं, अगर माने कि ये सीक्वेंशियल चलेगा, तब A तक का, लाइन नंबर 16 तक A ऑब्जेक्ट का सिंक्रोनाइज एरिया का किसी ने लॉक नहीं लिया है ना? तो इसमें लॉक रिक्वायर्ड है, लेकिन ऊपर वाली लाइन में किसी ने नहीं लिया था अभी तक। ठीक है। फिर इस वाली लाइन भी देखोगे तो इसमें भी A2 का लॉक किसी ने नहीं लिया है अभी तक, ऊपर तक। फिर यहाँ पे A3 का देखोगे तो इसका भी लॉक अभी तक किसी ने नहीं लिया है। फिर A.M2 का देखोगे तो यहाँ पे ऊपर, हाँ यहाँ पे भी कॉल है, यहाँ पे भी है। तो हम्म हम्म। बिल्कुल सही, तो बाकी सब में लॉक रिक्वायर्ड है हमारे लिए, लेकिन ये सब डिफरेंट है। हम्म। हाँ मतलब डिपेंड करता है। अब ये हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा वाला एग्जीक्यूशन ख़त्म करेगा। फिलहाल तो अभी हमारा सीक्वेंशियली चलता है, मतलब जो मेन थ्रेड बना रहा है ना अभी, तो ये सारे तो, और इसमें अंदर कुछ खास लाइनें हैं नहीं, मतलब तो थ्रेड डॉट वो लगा रखा है, स्लीप लगा रखा है, तो 10 सेकंड वेट करता है। लेकिन वैसे कुछ डिपेंड नहीं करता, इसमें कुछ भी मिल सकता है। लाइन नंबर 17 वाले थ्रेड को भी पहले मिल सकता है रिसोर्स, उसको भी पहले मिल सकता है। ठीक है। हाँ हाँ। नहीं नहीं, रमेश को वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये थ्रेड अलग है ना, ये वाला एग्जांपल बस इसलिए दिया है क्योंकि अलग थ्रेड ने अलग थ्रेड चला रहे हैं हम। तो अगर हम कोई मेथड यूज़ कर रहे हैं उसका, तो इसका मतलब है कि उसके इंस्टेंस एरिया पे हमने काम कर लिया है, दूसरे थ्रेड का इम्पैक्ट नहीं होता। आप ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर खेल रहे हो ना, एक थ्रेड ने एक ऑब्जेक्ट एक के ऊपर लॉक ले लिया, अब दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरे थ्रेड के ऊपर लॉक ले सकता है। अब सीक्वेंशियल नहीं होगा ना उसमें काम। अब अगर हम घर देखें कि ऑब्जेक्ट हैं घर, और जो हमारी वो होती है, हमारा जो क्लास है वो है ब्लूप्रिंट। उस ब्लूप्रिंट के बेसिस पे हमने 10 सिमिलर घर बना दिए एक सोसाइटी में लाइन से। अब मेरा प्लम्बर है, अब मेरा प्लम्बर एक बारी में एक ही घर में काम कर सकता है ना, इट्स नॉट पॉसिबल कि वो एक हाथ एक घर में दूसरा दूसरे घर में और काम कर दे। तो अगर मैंने प्लम्बर को भेज दिया एक मेथड, प्लम्बर के अंदर एक मेथड डाल दिया कि फिक्स हाउस, उसके अंदर हाउस नंबर डाल दिया, तो अब ये मेथड अब दूसरा मैं दोबारा कॉल नहीं कर सकता दूसरा हाउस नंबर डालते हुए, क्योंकि अगर मैंने हाउस नंबर 1 डाल दिया तो वो प्लम्बर उसी हाउस में काम करता रहेगा, और उस हाउस का भी ऑब्जेक्ट, उस हाउस का भी उस प्लम्बर का जो है, हाउस ने प्लम्बर का ऑब्जेक्ट ले लिया, या उल्टा कर सकते हैं, प्लम्बर ने हाउस का ऑब्जेक्ट के वो कर दिया, हाउस ऑब्जेक्ट का लॉक ले लिया। अब दूसरा प्लम्बर भी आएगा तो दो दो प्लम्बर तो साथ में काम नहीं करेंगे। अब ये तो पहला प्लम्बर चल जाएगा, उसके बाद दूसरा प्लम्बर आके कुछ और एडिशनल आइटम होगी तो वो ठीक कर देगा।
तो अब इसमें सीन होता है, अगर अब दो अलग अलग प्लम्बर हैं पर हम उसको दो दो अलग अलग घरों में तो भेज सकते हैं ना। एक प्लम्बर एक घर में जाएगा और कह देगा मैं आज से यहाँ का प्लम्बर, अब आप लोग नहीं आओगे। तो वो चीज़ है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट का लॉक लेना होता है जब भी हमको एक सिंक्रोनाइज्ड मेथड कॉल करना होता है, इंस्टेंट सिंक्रोनाइज मेथड कॉल करना होता है, तो हमको ऑब्जेक्ट लेवल लॉक चाहिए। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट में अलग थ्रेड आके लॉक ले सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन सिंगल पर अगर किसी ने लॉक ले लिया फिर आप दोबारा उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, चलें आगे। नहीं वो सब यार, वो ना, वो फिर एक अलग ही लेवल हो जाता है वहाँ पे। क्योंकि अगर हम्म, हम्म, हाँ हाँ, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसमें जैसा अगर 100 बुकिंग्स हो रही हैं, 100 सीट है मेरे पास, और मैं भी देख रहा हूँ सीट नंबर 1। ओ, 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 मैं भी देख रहा हूँ सीट नंबर 1 और 2, ये सीट्स हैं अवेलेबल। अगर मान लेते हैं ये कॉर्नर सीट्स हैं, सबको चाहिए कॉर्नर सीट। तो अब इन कॉर्नर सीट्स के लिए लेकिन अब बहुत सारे लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, और ये तो थिएटर है ना। अब 1 और 2 को यहाँ पे, इसको इसकी जगह यहाँ पे 1 और 2 कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है। अब जब देखोगे इवेंचुअल पीवीआर की कॉल है ना, तो थिएटर तो पीवीआर का है ना ये। पीवीआर मान लो यहाँ पे जो सबसे अच्छा होता है वो डायरेक्टर्स कट होता है। थोड़ी महंगी टिकट आती है बट एक्सपीरियंस अच्छा होता है इसका। तो अब जो डायरेक्टर्स कट है ये तो पीवीआर का है। अब इसमें बुकिंग तो पेटीएम से भी कर सकते हो आप, है ना, पेटीएम भी बुकिंग कर सकता है इसका। और इसकी बुकिंग बुक माई शो भी कर सकता है, बीएमएस बुक माई शो पे कर दिया। अब जो सीट है 1 और 2, अब दो चीज़ें होती है। पहली कॉल होती है अवेलेबिलिटी की, जब भी ऐसे बुकिंग करनी होती है ना तो पहले अवेलेबिलिटी मांगते हैं। अब दिक्कत क्या है, अवेलेबिलिटी की कॉल मारी हमने हमने बोला कि इस डेट की सीट, इस डेट की अवेलेबल सीट्स कौन कौन सी है। मान लो कि 12 की मान ली, 14 रेंज की मांग लेते हैं कि 14 की सीट्स बता दो। कोई सी मूवी का नाम दे देंगे, मूवी दे देंगे अवतार अगर आइए, तो अवतार का आप बता दो कौन कौन सी सीट्स हैं। अब यहाँ पे अब वो शो भी बोल देते हैं हम ना, सीधा सीधा शो भी बोल देते हैं 9:30 वाला। ठीक है, अब उसमें अब दो टिकट ये बची है हमारी, कॉर्नर सीट या कुछ भी बोल दो, तो ये रिटर्न में ये दे देगा। अब चाहे पेटीएम मांगे चाहे ये मांगे पीवीआर मांगे। और अभी तो ये तो दो चीज़ें हैं, तीसरी चीज़ है कि वहाँ पे पीवीआर में आप डायरेक्ट बुकिंग भी तो कर सकते हो ना जाके। वो वाला बंदा भी तो बैठा हुआ है जो डायरेक्ट जाके लेगा। तो फिलहाल तो तीनों को ही खाली बुकिंग दिखा रहा होगा ना। अब पेटीएम ऐप में आपसे पेटीएम वालों ने पैसे ले लिए और वो बुकिंग कराने जा रहा है। अब यहाँ पे फ़्लो में ना, यहाँ पे अलग फ़्लो चलता है यूजुअली। यहाँ पे ऐसा नहीं चलता कि जैसे एक एक करके आ रही है ना सारी चीज़ें, वैसे नहीं रहता है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि ये काम कैसे करेंगे। पहले तो हो जाता है कि अब या तो पेटीएम पहले बता दे डायरेक्टर्स कट को ना, एक पैसे ऐसे ही ले लिए पेटीएम ने, तो वो पहले वो कर दे, अवेलेबिलिटी की कॉल मार दे, मतलब यूज़र से पैसे लेने से पहले ये दोबारा अवेलेबिलिटी चेक करेगा पेटीएम। क्योंकि मैंने दिखाया ये सारी टिकट बुकिंग्स में ना सेम होता है, जैसे हम भी फ़्लाइट और बाकी चीज़ें बुक करते हैं ना, यहाँ पे एक्टिविटी सब होता है। तो फ्लो क्या चलता है यहाँ पे, पेटीएम ने आपको मान लो 10 पे 10:00 पे पेटीएम ने आपको दिखा दिया 2 सीट्स अवेलेबल। ठीक है, और यहाँ पे बुक माई शो ने भी 10 पे दिखा दिया 2 सीट्स अवेलेबल। हाँ ठीक है, ले लो।
ठीक है, ये एक पॉसिबल आउटकम है। जैसे अगर फ़्लाइट में भी होता है, तो फ्लाइट में भी आपको जो पैसे दिख रहे होते हैं, फ़्लाइट तो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग होता है। टिकट्स का तो नहीं होता, तो फ्लाइट्स तो और बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है, 1-2 मिनट के अंदर ही उसके प्राइस एक्सपायर हो जाते हैं। तो वहाँ पे भी सेम चीज़ चलती है कि आप पहले दिखा तो देते हो कि 10 बजे कुछ वो पर्टिकुलर प्राइस था, लेकिन अब 10 बज के 2 मिनट में आपने हिट मारा था ना सीट्स का। अब 10 बज के 2 मिनट में या 20 सेकंड में आपने कुछ भी किया, गर्लफ्रेंड को कॉल करी, हस्बैंड को कॉल किया, कुछ भी किया आपने, तो टाइम निकल गया आपका। अब बुक माई शो से भी तो कोई हिट कर सकता है, या पेटीएम से ही दूसरा बंदा भी देख रहा होगा। दूसरी कंपनी में भी क्यों जाए, पेटीएम से भी कोई दूसरा बंदा देख रहा होगा। तब अब होता क्या है कि इसके आगे जैसे अब यहाँ पे हिट मारते हैं, यहाँ पे पीवीआर ने फिर हम करेंगे कि ठीक है हमने सेलेक्ट कर ली सीट्स। मान लो मैंने दो में से दो अवेलेबल थी, 1 and 2, मैंने 1 सेलेक्ट कर ली। बंदे नहीं जा रही, मैं अकेला देखने जा रहा हूँ। 1 मैंने सीट सेलेक्ट कर ली। तो फिर जब मैं इसको करूँगा क्लिक एंड पे, तो इससे पहले वो फिर से पीवीआर को हिट मान गया। अब ये पक्का नहीं है पेटीएम ऐसे ही फॉलो करे या ना करे, लेकिन एयरलाइन में तो इसको फॉलो करना ही पड़ता है, क्योंकि फ्लक्चुएट हो जाता है प्राइस और बिक भी जाती है। तो बहुत केसेस के लिए एक बार चेक करना पड़ता है कि बची है नहीं बची है, वरना सेंस नहीं बनता ना। क्योंकि हम अगर पैसे लेते हैं ना किसी भी बंदे के अकाउंट से हमने पैसे लिए, अगर मैंने स्विगी से हमने ऑर्डर किया, कुछ भी किया, तो खाली स्विगी के अकाउंट तक पहुंचने के 2.5% लगते हैं उनको। फिर जब वो रिफ़ंड करेंगे फिर से उनको 2.5% देना पड़ेगा। तो आपका अगर 100 रुपये का ऑर्डर है, तो खाली आपने ऑर्डर किया और आपने कैंसिल किया, तो स्विगी को 5% का लॉस हो चुका है इतने में। अब वो डिपेंड करता है, वो नेगोशिएट करके थोड़ा कम कर लें, तो 1.5, 1.25 इतने तक भी ला सकते हैं। किसी पेमेंट गेटवेज को कह देंगे हमारी हाई वॉल्यूम आ रही है, बट थोड़ा अमाउंट पे करना होता ही है। फिर इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है एडिशनल। तो मतलब अगर मैंने बंदे से पैसे ले लिए, मनी पहले ही पैसे ले लिए मैंने बंदे से, तो भाई बिना बात के मुझे उसको पे करने के, वापस देने के, मुझे ये पूरा फ्लो चलाना पड़ेगा अपना। तो इसलिए क्या करते हैं, फ़्लाइट में तो सब पहले हिट करके चेक करते हैं कि भाई बची है फ़्लाइट, नहीं बची है नॉर्मल, और बची भी है तो उसमें तो क्या होता है, फ़्लाइट में पैसे बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो प्राइस चेंज हो जाता है। यूजली अगर नीचे जाता है तो लोग नहीं बताते, ऊपर जाता है तो बता देते हैं कि आपका प्राइस चेंज हो गया ना, यू विल बी चार्ज हायर इन केस ऑफ एयरलाइंस। लेकिन मूवी के केस में नहीं होता। मूवी के केस में अगर हिट मारनी है तो खाली वो अवेलेबिलिटी की कॉल मारने के लिए जाएंगे, क्या वो सीट अब बची हुई है, नहीं बची, नहीं बची तो भाई छोड़ दो, बची है तो फिर अवेलेबल वहाँ पे चल जाओ, लेने चल जाओ। फिर अगर बची होती है तब ब्लॉक का भी ऑप्शन आता है कि ब्लॉक कर लो, पैसे लेने से पहले ब्लॉक कर लो कि यार मैं पैसे लेने जा रहा हूँ, अपना किसी को बेच मत देना, क्योंकि पता चला मैं पैसे लेने गया और जब तक बुक माई शो से बुक हो गई। तो फिर अगर ब्लॉक भी कर दी मैंने, उसके बाद मैं अलाउ करूँगा किसी से पैसे लेना। फिर मैंने पैसे ले लिए, अगर मैंने इसको ब्लॉक कर रखा है देन इट्स कन्फर्म कि भाई अब कोई आके बुक नहीं कर जा सकता। अब मैं अगर से पैसे ले रहा हूँ तो मुझे रिफ़ंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अनटिल अनलेस यूज़र रिफ़ंड के लिए मांगता है, और उसमें भी नॉन कैंसिलेबल होती है मोस्ट टिकट्स। तो फिर यहाँ पे बुकिंग कर दो, ये तो होता है बेस्ट फ्लो। यहाँ पे आप पूरा सिक्योर्ड हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अवेलेबिलिटी की कॉल मार रहे हो, आप ब्लॉक की कॉल मार रहे हो, फिर आप पैसे ले रहे हो, फिर आप कंफर्म कर रहे हो, तो ये सही है। अगर उससे पैसे नहीं ले पाए आप, तो ब्लॉक की कॉल में एक टाइम सेट होता है यूजली तो आप फिर अनब्लॉक कर देते हो अपने आप ही, वो 2-4 मिनट के बाद अनब्लॉक हो जाएगा। देखते भी होंगे पेटीएम में या कहीं और पे, बुक माई शो में थोड़ी सीट्स होते हैं, थोड़ी देर के बाद वो वापस आ जाती हैं। और कभी कभी खुद भी देखोगे ना, खुद ही कोई टिकट सीट सेलेक्ट करोगे और बुकिंग पे करके पेज से वापस आओगे अगर, तो थोड़ी देर के लिए पेटीएम में वो दिखती ही नहीं है सीट ना, वैसे दिखाता है कि किसी ने ले ली, फिर थोड़े टाइम के बाद तो सीट वापस आ जाती है। तो यही सीन चलता है उसमें। और क्या बचा फिर, हाँ ठीक है, अब तो ये तो हो गया पेटीएम के साइड वाला, ये होता है इंटीग्रेटिंग पार्टनर। ठीक है, बुक माई शो पेटीएम ये इंटीग्रेटिंग पार्टनर होगा, ये डिपेंड कहाँ कर रहे हैं, इनकी कॉल के ऊपर। तो यहाँ पे तो कहीं मल्टी थ्रेडिंग आई नहीं, ये तो सिंपल चल रहा है, हर एक थ्रेड आएगा। अगर पेटीएम से भी अगर 4 लोग बुक करने की कोशिश कर रहे हैं सेम टिकट के लिए, तो वो हिट मार देगा, एक साथ चारों का आ जाएगा। पर ब्लॉक की कॉल तो एक ही सक्सेसफुल होगी ना खाली। तो एक तो ये चीज़ आती है, दूसरा अभी यहाँ पे जो सिचुएशन है ना, ये हम मेनली डेटाबेस से ज़्यादा सिक्योर कर देते हैं। अब इसमें होगा क्या, यहाँ पे तो दिक्कत नहीं है, ये तो नॉर्मल हिट करते रहेंगे, इनको मल्टी थ्रेडिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इनका सही सीन चल रहा है। मल्टी थ्रेडिंग किसको लगानी पड़ेगी, पीवीआर वालों को, क्योंकि पीवीआर वालों की जगह पे है ना कि इतने सारे लोग कॉल कर रहे हैं। क्योंकि पेटीएम भी सेम टाइम पे 2 लोगों की बुकिंग के लिए कॉल मार देगा, बीएमएस भी 2 लोगों की बुकिंग के लिए कॉल मार देगा। और ये तो डायरेक्ट बुकिंग है, अगर आप वहाँ से जा रहे हो तो पैसे लेके ही बुक कर रहे हो,
तो यहाँ पे तो ब्लॉक की कॉल जाएंगी मेजरली, ये तो डायरेक्ट बुकिंग ही करेगा। तो अब पीवीआर वालों के ऊपर है यार कि इनको ऐसा सिस्टम बनाना है जहाँ पे ऐसा ना हो कि मल्टीपल लोग एक साथ वो कर लें, जितना एक्सेस कर लें। और एक और चीज़ होती है यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग इसलिए नहीं लगेगी इस केस में, क्योंकि सीट नंबर तो कुछ भी हो सकता है ना। अगर मैंने कोई मेथड बनाया अपना, मतलब मान लो मैंने पब्लिक और यहाँ पे पुलिंग कर दिया कि सक्सेसफुल है या नहीं है, या कोई भी डेटा दे सकता हूँ। फिर यहाँ पे मैं कर दूँ बुक टिकट्स, ठीक है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा वो डाल दिया, शो डेटा डाल दिया, एक क्लास है शो डेटा। और फिर ये बुकिंग डेटा कर दिया, बुकिंग डेटा के अंदर होगा सीट नंबर और बाकी आइटम। तो अब सीन क्या है, पर इसमें तो पता नहीं है ना बुकिंग डेटा के अंदर मुझे, या अगर इसको यहाँ पे अगर ऐसे डाल के सीट नंबर, यहाँ पे स्ट्रिंग अगर सीट नंबर भी ले लो कि सीट नंबर्स एरे ले लो कि कितनी बुक करनी है, तो यहाँ पे सीट नंबर्स अगर मैंने ये भी कर दिया, सीट नंबर का एक ले लिया यहाँ पे भी शो डेटा, तो अगर मैंने सीट नंबर भी ले लिए बहुत सारे, तब भी अब मैं पता कैसे करूँगा कि दो लोग सेम सीट नंबर के लिए कर रहे हैं। अब मुझे तो अलाउ करके रखना है ना। अगर कोई सीट नंबर 1 और कोई सीट नंबर 10 अलग अलग सीट के लिए हिट मार रहा है, तब मुझको वो नहीं करना ना, मुझे रोकना थोड़ी ना है। 1 और 10 के लिए तो अलग अलग आ रहे हो तुम, भाई कर लो बुक, मुझे क्या दिक्कत है। अब सेम सीट वाले के लिए होना चाहिए जो होना चाहिए, अगर होना है तो। अब यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व ऐसे नहीं होती कि हम यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग लगाएं। यहाँ पे तो फिर अब मेरा सिस्टम स्लो ही हो जाएगा। अब मान लो 100 कॉल आ गई मेरी पेटीएम से और 2 कॉल आई मेरी इससे बुक माई शो से, तो मेरा ये बुक माई शो वाला तो 100 के बाद रुक जाएगा, क्योंकि मैं प्रायोरिटी तो सेट करूँगा नहीं किसी की। तो ये नॉर्मल, ये तो फिर लग जाएगा मेरे इसके बीएमएस के। तो अब 100 रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई तो बहुत टाइम लग जाएगा, वो दिखाएगा कैसे बुक हुई या नहीं हुई आपकी। तो यहाँ पे ऐसे हैंडल नहीं करते, यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो सीट का डेटा है ये इसने किसी डेटाबेस में मेंटेन करके रखा होगा ना। अब ये डेटाबेस लेवल पे ये होगा। अब डेटाबेस लेवल पे क्या होगा यहाँ पे ये हमारी जो टेबल है, अब ये इसमें डीएमएस के कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे आरडीएमएस के, इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो मेरा एक कॉलम होगा यहाँ पे ना डेटाबेस के अंदर कहीं। अब मान लो इसमें कि बुक्ड सीट्स, ये एक पूरा एक एक जेसन होगा। अब बुक सीट्स में अब इसमें कोई नंबर होंगे इसमें कि यहाँ पे ए बी सी है। तो मैं ये करूँगा, इसको इसको जो अपडेट कर रहा है डेटाबेस के अंदर, ये ट्रांजेक्शन्स के साथ लगाऊंगा और फिर वो एक एक करके ही अपडेट कर पाएगा। तो मान लो बुक माई शो पे चाहे पीवीआर पे 10 कॉल आ गई ब्लॉक करने की, तो 10 कॉल चाहे आ भी गई ब्लॉक करने की, लेकिन वो देखेगा कि पहले से ब्लॉक तो नहीं है और ब्लॉक नहीं है तभी इसको ब्लॉक करेगा। और जब डेटाबेस में भी जब ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उसमें भी वो ये लॉग लेके चलता है। जब भी मुझे कुछ कमांड चलानी होती है ना उसमें, तो कॉलम कॉलम लेवल और रो लेवल उसमें भी, और टेबल लेवल भी, उसके अंदर भी लॉक्स होते हैं। तो अगर मुझे कुछ अपडेट करना है, कोई रो या एक कॉलम करना है या कुछ अलग करना है, तो अगर मुझे खाली एक कॉलम करना है, मैं चेंजेस कर रहा हूँ या एक पर्टिकुलर रो में कर रहा हूँ, तो रो लेवल लॉक लगता है। अब मैं अब अगर मेरा थ्रेड 1 आया था, उसने हिट मारी, अब तो डेटाबेस में तो कॉल जा रही है ना सीधा सीधा। थ्रेड 1 ने भी एक टीसीपी कॉल मारी होगी उस पर डेटाबेस पे। अब डेटाबेस ने लॉक ले लिया होगा पहले, जिसको भी इसको वो करना है, ब्लॉक्ड को सीट नंबर ब्लॉक्ड को उसको ट्रू करना है, तो पहले लॉक लेगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा, फिर जो ट्रू वाली वैल्यू देख लेगा भाई ट्रू है, और फिर चल जाएगा कि यार ये तो ट्रू है, अब मैं इसे अपडेट नहीं कर सकता किसी और के लिए। तो यहाँ पे डेटाबेस लेवल पे खेला जाता है इसको। अब जो सक्सेसफुल हो गई कमांड, उस थ्रेड को लॉक मिल गया, मतलब उसको वो सीट ब्लॉक कर दिया, उसने ख़रीद ली, और वहाँ से रिटर्न हो जाता है। बाकी अगर नहीं हो पाता तो वो रिटर्न हो जाता है कि अब 0 सीट्स अवेलेबल या कुछ भी ऐसा वाला रिटर्न कर देता है कि आप 4 मांग रहे हो, ओनली 2 सीट्स अवेलेबल, आपने 6 सीट मांगी थी अब, लेकिन एक भी अवेलेबल नहीं है, 0 सीट अवेलेबल। तो ये चीज़ ना डेटाबेस लेवल पे जाती है जब रियल लाइफ में बनाते हैं, ये कोड लेवल पे नहीं जाती। पर सोच सही रहते हैं, मतलब चलेगा तो ऐसा ही, बस हाई लेवल डिज़ाइनिंग में अलग रहता है। अगर सीधा सीधा बचाना है तो कोड लेवल पे देखो, इसका मल्टी थ्रेडिंग का जो ज़्यादा यूज़ होता है ना, अब तो वेब क्लाइंट आ गया तो अपना आप हिट मार देता है नॉन ब्लॉकिंग। वरना पहले होता था ये 3-4 एपीआईज को हिट मारना, मतलब सबसे कॉमन जो काम था मल्टी थ्रेडिंग का एक टाइम पे, वो ये होता था कि आप 4 टास्क बनाओगे रनेबल के,
और जो मैं पहले बताता रहता हूँ ना कि 3-4 एपीआई से डेटा ला के कुक करना है, तो मैं तो एग्जांपल देता हूँ कि भाई एयरलाइन है दिल्ली टू गोवा, एयर एशिया में मारूंगा ना, और या कोई बाकी एयरलाइन में भी मारूंगा, कौन है विजय माल्या वाली में भी, किंगफिशर में भी, और गो फ्लाई स्मार्ट सब में मारूंगा मैं हिट। और फिर इन सबका डेटा ला के कुक करूँगा उसे और फिर रिटर्न कर दूंगा। कुक करने का मतलब उस डेटा को थोड़ा प्रोसेस करके कर दिया, सॉर्टिंग लगा दिया, कुछ भी कर दिया, तो उसके हिसाब से फिर वापस आगे कर दिया। तो ये तो एयरलाइन का है जो बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है। बट मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में, सॉरी, माइक्रो सर्विस इन्वायरमेंट में आपको अगर डेटा बनाना है, जैसे अगर कोई एडटेक फर्म है, उसको रिजल्ट दिखाना है किसी स्टूडेंट का, तब अब ये हो सकता है ना, अलग अलग माइक्रो सर्विस में अलग अलग डेटा हो स्टूडेंट का। अगर उसने अगर उसने ऑडियो का डेटा है उसका, उसकी वीडियो को कोई वीडियो डेटा है उसका, मुझे रिपोर्ट देनी है, तो टेस्ट के दौरान अगर उसकी हमने वीडियो स्टोर करी हुई है, तो वो एक अलग से वीडियो सर्विस होगी जहाँ से उसकी वीडियो आएगी, हमने S3 में डाली हुई होगी, तो वो एक अलग माइक्रो सर्विस होगी जिससे मुझे वीडियो का यूआरएल चाहिए। फिर वो बच्चा कब आया था, कब रजिस्टर हुआ था, ये रजिस्ट्रेशन सर्विस अलग हुई होगी। फिर उस बच्चे को ऑथराइज़ किया हुआ किसी ने तो वो सर्विस अलग होगी। फिर उस बच्चे के ऊपर जो भी एक्शन हुआ है प्रॉक्टर मतलब इन्विजिलेटर के द्वारा, तो वो अलग सर्विस होगी। तो फिर इन सब का डेटा कंबाइन करने के बाद फिर उसका जो डेटा आया वो भी एक अलग सर्विस में हम रख सकते हैं। फिर मुझे मतलब 4-5 सर्विस पे हिट मारनी पड़ेगी, फिर मेरा डेटा आएगा 4-5 सर्विस से, फिर मैं उसे कुक करूँगा और मैं रिटर्न कर दूँगा। ये फ्लो चलता है। लेकिन इस केस में अगर मैंने एक एक करके मारी सब माइक्रो सर्विस में हिट, तो वही है कि टी टी से शुरू होगा। हर एक माइक्रो सर्विस 5 सेकंड लेती है, 5 सर्विस को मुझे हिट मारना है, तो मेरे पास 25 सेकंड लग जाएंगे खाली डेटा लाने के लिए। लेकिन मैंने 5 थ्रेड खोल दिए, तो मैं ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही 500 एपीआई हिट कर दूंगा, तो जो मैक्सिमम टाइम लगेगा वो मेरे 5 सेकंड ही लगेगा। तो ये पहला टास्क हो जाता है जो हम थ्रेडिंग में करते हैं। या थोड़ा वैसा टास्क हो जाता है जो इंडिपेंडेंट है आपका जैसे ये वाला टास्क भी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि 500 जगह से डेटा लाना इंडिपेंडेंट नहीं है फिलहाल एक दूसरे पे। वो आगे जाके कुक करेंगे जब डिपेंडेंट हो जाएगा, सारा डेटा चाहिए, वरना उससे पहले ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे सिमिलर कोई और भी टास्क है अगर आपके, तो आप उसको थ्रेड से यूज़ कर सकते हो, थ्रेड बना के छोड़ दो उसका। या एक और चीज़ होती है, जैसे आपको अगर टॉम कैट का थ्रेड खाली करना है, क्योंकि टॉम कैट के 200 थ्रेड मिलते हैं डिफ़ॉल्ट, और आपकी रिक्वेस्ट आई है, आपकी रिक्वेस्ट है हैवी, और आप वैसे तो यूजली क्या होता है हम एसक्यूएस में डाल देते हैं, कोई ऐसी हैवी रिक्वेस्ट होती है तो एक आर्किटेक्चर होता है कि आपके पास रिक्वेस्ट आई, जैसे मान लो पूरे साल की ट्रांजेक्शन की आपकी बैंकिंग, तो बैंक वाले पूरे साल के ट्रांजेक्शन को आपको तुरंत नहीं देते पीडीएफ, वो कहते हैं अच्छा हमने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, मेल आ जाएगा तो वो क्या करते हैं, क्योंकि उस काम में टाइम लगेगा, इतना सारा डेटा फैच करने में लग जाएंगे 10 मिनट तक लग सकते हैं। तो अब इतनी देर एक टॉम कैट का थ्रेड अगर उन्होंने आपके नाम पे छोड़ दिया कि 10 मिनट तक ये टॉम कैट का थ्रेड आपके नाम पे है, तो 200 तो थ्रेड होते हैं, तो 200 आ गए लोग, तो नई मशीन खड़ी करनी पड़ जाएगी। यूजली 80% या 60% ही हिट करने के बाद हम नई मशीन ट्रिगर कर देते हैं, तो फिर आपको दोबारा से एक मशीन चाहिए एक्स्ट्रा। तो फिर उससे उससे बचने के लिए क्या करते हैं, अगर हम ये वाला सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं, यूजली बेस्ट के सिनेरियो इसको सॉल्व करने का होता है कि आप HTTP रिक्वेस्ट से एक रिक्वेस्ट ले लो, और अपनी जो रिक्वेस्ट आई है कि मुझे एक पूरा डेटा दे दो साल भर की ट्रांजेक्शन का, उसको SQS में डाल दो। क्यू सर्विस होती हैं ये, SQS में डाल दिया, काफका में डाल दिया, एक्टिव MQ में डाल दिया। फिर एक दूसरी माइक्रो सर्विस है जो इस सर्विस से रीड करती रहेगी, जो भी मैसेज आया इसके अंदर उससे रीड करके रख करके प्रोसेस करती रहेगी, काम चलाती रहेगी आगे। तो जिससे फ़ायदा क्या होगा, अगर आपकी करंट सर्विस जिसमें हिट गई थी HTTP वो डाउन भी हो जाती है तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, आपकी जो SQS है या आपकी जो भी क्यू सर्विस है उसमें वो डेटा मेंटेन रहेगा। लेकिन दूसरा इसका ऑल्टरनेटिव है, अगर आपको खर्चा नहीं करना क्योंकि इन सब के पैसे लगते हैं ना, तो आपको अगर कोई क्यू नहीं लगानी बीच में, तो आप ये काम कर सकते हो कि अपनी जो जावा मशीन है उसके अंदर एक थ्रेड खोल दो जो ये काम करता रहेगा प्रोसेस में, और पीछे से एक वैल्यूज़ को नॉर्मल सा वही मैसेज रिटर्न कर दो कि वी विल सेंड यू मेल एज सून वी आर डन विद द प्रोसेसिंग। बस फिर आपका जावा का एक थ्रेड खुल जाएगा और वो काम करता रहेगा पीछे। आप अपने टॉम कैट को बचा लो, टॉम कैट के थ्रेड को बचा लोगे, आप अपनी जावा की मशीन का एक थ्रेड खोल दोगे, अब वो थ्रेड पीछे काम करता रहेगा, जब उसका काम खत्म हो जाएगा वो मर जाएगा और मेल चल जाएगी यूज़र को। तो इसका इस चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो मल्टीपल केसेस हैं, और बहुत टाइम तो होता है आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट ही ऐसी है, आपका सिस्टम ही ऐसा बना पड़ा है कि आपको थ्रेडिंग मतलब रिसोर्स शेयरिंग करनी पड़ रही है, और उसमें आपका एक सिंगल रिसोर्स है जिसको बहुत सारे लोग एक्सेस करना चाहते हैं,
तब वहाँ पे उनको सीक्वेंशियल एक्सेस करना किसी रिसोर्स से, तो वहाँ पे ये लगाना पड़ता है। तो 3 जगह पे यूज़ होता है ये। मेरे ख्याल से स्क्रीन शेयर बंद हो गई होगी, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। ठीक है, तो अभी हम थे सिंक्रोनाइज्ड में। ठीक है, वही है मेन जो पर्पस था इसका, इनकन्सिस्टेंसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बट बट जहाँ पे इंडिपेंडेंट टास्क होते हैं वो भी करवा लेते हैं इनसे, टाइम भी बचता है क्योंकि लेकिन मेन दिक्कत इनकी इनकन्सिस्टेंसी प्रॉब्लम ही थी। मतलब थ्रेड ही हम चला रहे हैं टाइम बचाने के लिए, और जो टाइम बचाने के लिए हम थ्रेड चलाते हैं उसकी वजह से क्या होता है, इनकन्सिस्टेंसी प्रॉब्लम हो जाती है। उसको फिर सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिंक्रोनाइज कीवर्ड आ रखा है। तो यहाँ पे ये लॉक हमने सब देख लिया। और ठीक है, इसमें ना एक चीज़ देख लेते हैं डीमन थ्रेड के बारे में। ये मैं सोचा था बाद में करूँगा, लेकिन अभी देख लेते हैं। इसमें भी ना एक मेथड भी आता है, वो भी देखेंगे। तो जब भी हमारा थ्रेड जब चलता है ना बैकग्राउंड में, जो भी थ्रेड चल रहे हैं हमारे बैकग्राउंड में, उनको कहते हैं हम डीमन थ्रेड्स। डीमन थ्रेड्स का क्या मतलब है, अब ये एग्जांपल दे रखा है गार्बेज कलेक्टर, थ्रेड शेड्यूलर है ना, डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर। तो अब क्योंकि हम जब एक्सेप्शन हैंडलर भी देते हैं तो न्यू ऑब्जेक्ट हम जेवीएम को दे देते हैं ना उठा के, तो उसको भी हैंडल करने के लिए एक थ्रेड चाहिए ना। और थ्रेड शेड्यूलर भी चाहिए भाई, कि वही शेड्यूल करेगा, तो वो भी रन चाहिए, आपको पहले से ही चलता हुआ चाहिए कि किसको पहले प्रोसेसर देना है। तो ये सब चीज़ें जो पीछे से चलती रहती हैं, ये सब अलग थ्रेड्स में चलते हैं। तो अब सीन क्या है, अब डीमन थ्रेड के साथ क्या होता है कि ये थ्रेड्स ना ऐसे होते हैं जिसके लिए सिस्टम रुकता नहीं है। जैसे अगर मैंने किसी थ्रेड को डीमन थ्रेड कर दी, डिक्लेयर कर दिया, तो अगर मुझे अब सिस्टम बंद करना है ना अगर, तो वो डीमन थ्रेड के एग्जीक्यूशन के लिए नहीं रुकता। डीमन थ्रेड खत्म होता है तो उसके लिए नहीं रुकता। हमारा जब मेन मेथड हम चलाते हैं वो बंद क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारा डीमन थ्रेड जो मतलब जो हमारा मेन थ्रेड होता है वो वही खत्म हो जाता है प्रोसेसिंग, तो फिर जेवीएम शट डाउन कर देते हैं। लेकिन अगर मैंने किसी थ्रेड को डीमन थ्रेड कर दिया डिक्लेयर, तब उस थ्रेड को एंड होने के लिए जेवीएम रुकेगा नहीं। उसको मान लेगा ये एज अ हेल्पर थ्रेड है, ये कोई मेन काम नहीं कर रहा है। जैसे गार्बेज कलेक्टर है, गार्बेज कलेक्टर तो हेल्प कर रहा है ना हमारे मेन प्रोग्राम को रन करने के लिए। खाली गार्बेज कलेक्टर को जिंदा रख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें वही रहता है, और हम पता भी लगा सकते हैं कि कोई डीमन थ्रेड है या नहीं है, और हम अपने खुद का थ्रेड भी बना के उसको डीमन थ्रेड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब वही सब कुछ मिलेगा कि द थ्रेड्स विच आर एग्जीक्यूटेड फोरग्राउंड इज कॉल्ड नॉन डीमन थ्रेड्स। ये हमारी नॉर्मल जावा एप्लीकेशन है, तो वो नॉन डीमन हो जाती है। और जब भी फिर हमारा ये थ्रेड एग्जीक्यूट करता है यूजर डिफाइन, इट विल नॉट टर्मिनेट द प्रोसेस। जब तक हमारा जो मेन प्रोसेस चल रहा है, जब तक वो हमारा टर्मिनेट नहीं होती प्रोसेस हमारी। व्हेन वी क्रिएट अ थ्रेड इन जावा दैट इज यूजर डिफाइंड थ्रेड, एंड इफ इट्स रनिंग जेवीएम विल नॉट टर्मिनेट दैट प्रोसेस। लेकिन इफ द थ्रेड इज मार्क्ड एज डीमन, जेवीएम डज नॉट वेट टू फिनिश एज सून एज ऑल द यूजर थ्रेड्स हैज़ बीन फिनिश्ड। तो वो ख़त्म हो जाता है, जेवीएम बंद हो जाता है जैसे वो फिनिश होता है। अब इसमें ना दो चीज़ें हैं, इसमें अब इस चीज़ से कन्फ्यूज़ मत हो जाना कि जब हम एक थ्रेड चलाते हैं अपना मेन थ्रेड के नीचे लास्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, तो वो लास्ट स्टेटमेंट हमारी प्रिंट हो जाती है ना। तो लास्ट स्टेटमेंट प्रिंट तो हो जाती है, लेकिन जो बाकी थ्रेड है वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं पीछे, हमारा सिस्टम बंद नहीं होता। मतलब ऐसे एक रैंडम एग्जांपल यहाँ पे बना लेता हूँ, डिलीट कर दूँगा अभी उसे। हाँ, नहीं हाँ वो भी ठीक है, बस ऐसे ही यहाँ पे एक बार टिप्स करने के लिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या स्टार्टेड, हाँ मेन थ्रेड स्टार्टेड, मेन थ्रेड स्टार्टेड, और यहाँ पे एंडेड, और यहाँ पे मैं एक थ्रेड बना देता हूँ, और स्लीप लगाना है उसके अंदर, तो थ्रेड हीव कर देते हैं, थ्रेड इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, और यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप, और यहाँ पे 10 सेकेंड डाल दिया।
अब यहाँ पे मांगेगा ट्रैक कैश लगाने के लिए, तो मैंने इसमें यहाँ पे सीधा सी लगा दिया इसी के अंदर ही। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से ही हटा देते हैं। ठीक है, कोई अभी इस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने एक थ्रेड चला दिया है और यहाँ पे लिख भी देता हूँ मेन थ्रेड स्टार्टेड एंड मेन थ्रेड एंड। और इस थ्रेड का नहीं ये मेन तो नहीं होगा, तो इस थ्रेड का अपना नाम होगा, तो थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम स्टार्टेड और यहाँ पे एंडेड। अब जब हम इसे रन करेंगे तो फ्लो क्या होगा, हमारा मेन थ्रेड एंडेड है ना, यहाँ पे हमारा मेन थ्रेड हमारा ख़त्म हो गया, लेकिन हमारा ये देखो रेड अभी भी है ना ऊपर। हाँ, जब तक ख़त्म नहीं हुआ, जब तक हमारा JVM डाउन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको अभी मैं थोड़ा चेंजेस करता हूँ इसमें, थ्रेड इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, इसमें से अब मैं इसको हटा के यहाँ पे थ्रेड डॉट स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मैं बस वो दिखा रहा हूँ कि अभी भी सेम चलेगा। मैं दोबारा रन किया मैंने इसे, तभी भी सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है। मेन थ्रेड तो ख़त्म हो गया, लेकिन JVM बंद नहीं हुआ है, क्योंकि वो मेरा जो यूज़र क्रेडिट थ्रेड था थ्रेड 0, उसको एग्जीक्यूट करने गया हुआ है। अब ये बंद हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इससे पहले थ्रेड डॉट सेट डीमन ट्रू। ठीक है, अब क्या होगा इससे, अब चलाऊँगा तब मेरा JVM बंद हो गया। देखा, अभी बंद है, अब कभी नहीं आने वाला। ये देखो ऊपर भी बंद हो गया, नीचे भी ये बंद हो गया रेड। तो डीमन सेट कर दिया, अभी रुकेगा नहीं। जैसे ही सिस्टम बंद हो जाएगा तो ये डिलीट हो जाएगा। तो ये भी होता है, व्हाट आर डीमन थ्रेड्स और क्या फ़ायदा है, बनाना चाहिए नहीं चाहिए। कभी भी ऐसा चांस नहीं आएगा कि आपको डीमन थ्रेड बनाना पड़ रहा है, वो बिल्कुल कभी नहीं आएगा। बस एक क्वेश्चन है, एक व्हाट आर डीमन थ्रेड्स पूछ लेते हैं वैसे ही। तो डीमन थ्रेड का सिंपल होता है, द थ्रेड्स विच आर एग्जीक्यूटेड इन द बैकग्राउंड आर कॉल्ड डीमन थ्रेड। जैसे गार्बेज कलेक्टर ये सब। क्या हम खुद का डीमन थ्रेड बना सकते हैं? हाँ, नॉर्मल थ्रेड लो, उसमें एक मेथड मिलता है अपने को सेट डीमन ट्रू भेज दो, वो डीमन थ्रेड कंसिडर हो जाएगा। अब अगर JVM को शट डाउन होना है तो वो रुकेगा नहीं उसके लिए, डीमन थ्रेड के लिए, वो किल कर देगा उसको, चाहे उसकी प्रोसेस आधी हुई है पूरी हुई है, हमें मतलब नहीं। तो अगर हमको ये ऐसा थ्रेड चलाना है अपने सिस्टम में जो कोई हेल्पर काम कर रहा है, तो हम उसको डीमन थ्रेड मार्क कर सकते हैं और वो चलता रहेगा साइड में। तो इतना ही है डीमन थ्रेड के बारे में। और अब हम चलते हैं आगे। अब वोलेटाइल हम बाद में देखेंगे। ओके, इसमें बहुत कम डेटा है। सिंक्रोनाइज क्या? हाँ, ठीक है। हाँ, अरे इसमें सीन ये था, इसके नोट्स तो मैंने बहुत बाद में बनाए थे, और वो जैसे मेरा पूरा डॉक डिलीट पता नहीं खो गया है ना कहीं, तो इसके 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 एक्सेप्शन हैंडलिंग के और तीसरा कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कलेक्शंस, इन तीनों के मैंने अलग से नोट्स बनाए थे और तीनों गायब हैं फ़िलहाल। तो दोबारा बनाने पड़ेंगे। मैं शेयर कर दूंगा ना जब भी दोबारा बनाऊंगा इनका। तो फ़िलहाल अब तो रिकॉर्डिंग्स हैं, तो उसको भी देख सकते हो जब तक नोट्स वापस सुना के नहीं शेयर करता हूँ। तो ठीक है, तो अभी हमने सिंक्रोनाइज कीवर्ड देख लिया ना उसमें। ठीक है, तो अभी काम करते हैं। सिंक्रोनाइज कीवर्ड में अभी हमने क्या देखा था, ऑब्जेक्ट लेवल लॉक। ओके, सिंक्रोनाइज कीवर्ड, ठीक है, वोटिंग बूथ। अब हम क्या देखेंगे, ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, पब्लिक वॉइड m1 सिस आउट, यहाँ पे थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, और यहाँ पे इसमें आ जाएगा प्लस गॉट लॉक ऑफ a डॉट m1। ठीक है,
और यहाँ पे रिलीज़ कर देगा, रिलीज लॉक ऑफ a.m1, और इसके बीच में मैं इसको स्लीप करवा दूँगा, थ्रेड डॉट स्लीप, और 4 सेकंड काफ़ी है। 40 हो गए, ठीक है। फिलहाल एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करेंगे हम, तो स्नेकी थ्रोस लगाएंगे। तो फिर पब्लिक वॉइड m2, ठीक है। अब इसमें भी सिस आउट लगाया और सेम कर लेते हैं, m2 कर देंगे बस सीधा सीधा यहाँ पे m2 एंड m2। अब तीसरा कर देंगे m3, ठीक है। और दोनों के ऊपर इसमें थ्रोस चाहिए, ठीक है। m2 m2 m3 एंड m3, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। 3 मेथड हैं, तीनों भी नॉर्मल हैं, किसी में कुछ नहीं है। तो मैं दूसरे को कर रहा हूँ सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। अब यहाँ से मैं रनर चलाऊँगा, अभी तक सब पुराना चल रहा है। अभी मुझे अगर मुझे इसमें एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं ऊपर, ठीक है। ए कुछ नहीं हुआ, और मुझे अगर इसमें a.m1 कॉल करना है, दोबारा भी a.m1 कॉल करना है, तो मुझे वेट करना होगा। दोनों पैरेलल एग्जीक्यूट होंगे या वेट करके एग्जीक्यूट होंगे? हाँ, क्योंकि दोनों नॉन सिंक्रोनाइज एरिया के लॉक है। दोनों एक साथ काम करना शुरू कर दिया है, और दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम पे। 4 सेकंड का लॉक है ना। ओके ओके, तो यहाँ पे ना सीन क्या है अभी हम यहाँ पे इसमें, अब ये देखो जो हमारा ये कंप्लीटेबल फ्यूचर के साथ जो बना था ना यहाँ पे, अब ये नहीं रुकता है इसके साथ जब ये टास्क कर रहा है। रन सिंक यहाँ पे देखा, ये अभी क्लोज हो गया नीचे। अब अगर मैं नॉर्मल थ्रेड के साथ बनाता हूँ तब नहीं होता ये, तब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए वेट करता है। अगर मैं इसकी जगह थ्रेड न्यू थ्रेड डॉट, अच्छा नहीं, इसके अंदर सेम आइटम एक रनेबल टास्क बनाऊँ a.m1 और इसको स्टार्ट कर दूँ, सेम काम ही तो है। तो यहाँ पे भी सेम काम किया मैंने। अब अगर मैंने इसको चलाया, अब देखो अब ये चल रहा है ना, और ये वेट भी कर रहा है। तब ये जो बनाता है थ्रेड्स, ये कौन से होते हैं? नॉर्मल वाले। कंप्लीटेबल फ्यूचर जो बनाता है वो डीमन होते हैं, वो फिर बंद ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए कंप्लीटेबल फ्यूचर के साथ जब हम लगाते हैं तो फिर हमें उनको वो करवाना पड़ता है, हमको नीचे स्लीप लगाना पड़ेगा उसमें, अगर वैसा एग्जीक्यूट करवाना है तो अभी हमने इसलिए यहाँ पे इस तरीके से कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, दोनों सेम टाइम पे आ गए। यहाँ तक सब क्लियर है ना। तो अभी हम फिर से चलेंगे, अब नीचे हम वैसे ही स्लीप लगा देते हैं। तो अब ना इसमें एक और चीज़ आती है कंप्लीटेबल फ्यूचर में ना, जैसे हम अगर उसी का ले लें कंप्लीटेबल फ्यूचर को, तो एग्जांपल में चेंज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने, अच्छा यार इसका ऑब्जेक्ट भी तो नहीं लिया। तो अब यहाँ पे अगर फ्यूचर का ऑब्जेक्ट कंप्लीटेबल फ्यूचर का ले ले हम, और फिर यहाँ पे हम कंप्लीटेबल फ्यूचर डॉट गेट, ठीक है, गेट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे एक्सेप्शन दे सकता है, तो मुझे एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ता है, इंटरप्टेड एंड एग्जीक्यूशन। अब ये ब्लॉक कर लेगा, अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, अब चलाना है पूरा। तो ये गेट वाला अलग काम करता है, ये बाद में हम देखेंगे। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, कंप्लीटेबल फ्यूचर ही रखते हैं, क्योंकि यूज़ यही होता है, यूज़ हम कंप्लीटेबल फ्यूचर ही करते रहेंगे। बस नीचे थ्रेड और स्लीप लगा देंगे, ताकि हमारा रिजल्ट के टाइम तक थ्रेड कोई मरे ना। तो 4 सेकंड, ओ शिट, 4 सेकंड रखा हुआ है हमने थ्रेड्स के अंदर, तो यहाँ पे 5 सेकंड रख देते हैं। और हम कुछ भी एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करेंगे मल्टी थ्रेडिंग क्लास में, तो स्नेकी थ्रोस।
तो फिर से चलाते हैं, तो ये तो नॉर्मल चलेगा, फिर से चलाएंगे तो 4 सेकंड में दोनों साथ स्टार्ट हो गए, साथ बंद हो गए। लेकिन अब मैं अगर रन असिंक में a.m2 कॉल करूँगा, फिर क्या होगा? अब ये साथ स्टार्ट होंगे या अलग अलग स्टार्ट होंगे? वेट करके कोई स्टार्ट होगा। ये चीज़ बताओ मुझे, तीनों थ्रेड एक साथ स्टार्ट हो जाएंगे या नहीं होंगे, या कोई थ्रेड रुकेगा किसी और के लिए? ठीक है, अभी चलाएंगे, एक साथ हो गए, ठीक है ना, स्टार्ट। अब ठीक है, तो मतलब 3 थ्रेड स्टार्ट होंगे पहले, उसके बाद एक डेड होगा जिसने लॉक ले रखा है, फिर दूसरा स्टार्ट होगा, तो अभी भी 3 थ्रेड स्टार्ट होंगे एक साथ। तो 3 थ्रेड स्टार्ट होंगे एक साथ, फिर अब किसको मिल गया? थ्रेड नंबर 3 है ना वो, तो 3 जब डेड होगा, ये डेड हो गया, तो थ्रेड नंबर 4 स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो अगर हम मल्टीपल कर रहे हैं तो आपको इसका टाइम बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। अब क्या करना है हमको? तो हमने ये देख लिया, ठीक है। अब ये वेट कर रहा है ना इसके लिए, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया है और उसी का सेम मेथड कॉल कर रहे हैं, इसलिए वेट कर रहा था। अब मान लो कि सेम लाइन रख देता हूँ वापस मैं वहाँ पे ना। अब मैं यहाँ पे a2 इक्वल्स टू न्यू a, अब यहाँ पे a2 कर रहा हूँ मैं। अब ये रुकेगा या चलेगा? अब क्या होगा कि कितने थ्रेड्स आएंगे एक साथ? बिल्कुल सही है, 4 थ्रेड आएंगे एक साथ। आ गए 4 थ्रेड, अब ये एक साथ एंड भी हो जाएंगे, हो गए। ठीक है, पर अब मैं जाके कहाँ डिलीट किया कुछ मैंने अभी? a2 के ऊपर, हाँ हाँ, अच्छा 2 बार कॉल कर दूँ उसको? अरे नहीं नहीं नहीं, अभी दूसरा एग्जांपल करने वाले हैं ना, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो अभी तक हमने ये किया था ना यहाँ पे, तो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंक्रोनाइज्ड, या ये तीसरे की भी ज़रूरत नहीं है यार उसमें तो। ठीक है, पर बना देते हैं इसे, थोड़ा वो रहेगा, अच्छा डिफ्रेंशिएशन रहेगा। ठीक है, अभी ये अब तीनों सिंक्रोनाइज्ड हैं अभी। तो अभी मैं a2 से क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे तो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे कॉल कर रहे हैं, तो इसलिए कोई इशू नहीं है, दोनों एग्जीक्यूट हो रहे हैं ना। पर मैं एक काम करता हूँ, इसमें m3 का ऐसा हटा देते हैं कॉन्सेप्ट, इसी को चेंज करते हैं। m3 की रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल, इसी को मैं स्टैटिक बना देता हूँ। ठीक है, अब मैं रन करूँगा, कितने आएंगे एक साथ? हाँ, तो अब अगर मैं रन करता हूँ, पहले 4 आते थे ना, अब 3 आएंगे, इवन तो मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं स्टैटिक मेथड के साथ काम करूँगा तो वो क्लास लेवल लॉक लेता है। ठीक है, हाँ, तो वापस वैसे ही काम करते हैं, इसको पीछे करते हैं और m3 को ही स्टैटिक बनाता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीड क्लास लेवल लॉक टू एग्जीक्यूट। अगर मैंने ये लिख दिया, अब चाहे जितने भी स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर मान लो इसको इसको स्टैटिक के साथ सिंक्रोनाइज लगाना इसलिए इतनी बड़ी आइटम होती है, क्योंकि अगर मैंने स्टूडेंट क्लास में लगा दिया और स्टूडेंट डॉट टेक क्लास में मैंने स्टैटिक लगा दिया,
तो अब चाहे 100 स्टूडेंट हो, एक ही एक बार में क्लास ले पाएगा, क्योंकि क्लास लेवल लॉक लग गया है। तो क्लास लेवल लॉक बहुत ही बड़ी आइटम होती है, इसलिए स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड तो पहले तो सिंक्रोनाइज से यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है और बहुत सारे रिपरकशंस होते हैं। बट स्टैटिक सिंक्रोनाइज तो और बड़ी आइटम है, तभी यूज़ करो। हाँ 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 हाँ, अब बहुत ही रेयर रिक्वायरमेंट होती है, और अगर होती भी है तो मतलब ऑल्टरनेट अप्रोच ढूंढना चाहिए हमेशा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला, इसमें बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है इसकी फिर से परफॉर्मेंस। तो ये इसमें इसको एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए होता है हमको क्लास लेवल लॉक। ठीक है, यहाँ पे क्लास लेवल लॉक एक उसमें कर देते हैं, और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा चाहिए, ऑब्जेक्ट लेवल लॉक। तो ना सीधा सीधा ऐसे भी पूछ लेते हैं कभी कभी, व्हाट इज़ क्लास लेवल लॉक इन ऑब्जेक्ट लेवल लॉक इन जावा। तो फिर सीधा सीधा बोल देना है दो एरिया है, सिंक्रोनाइज नॉन सिंक्रोनाइज्ड। अगर हम ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहे हैं, अगर मुझे मुझे अगर इंस्टेंस मेथड एग्जीक्यूट करना है, देन टू एग्जीक्यूट अ मेथड ऑन एन ऑब्जेक्ट आई वांट अ लॉक ऑन दैट ऑब्जेक्ट, तभी मेरा थ्रेड उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा। अगर मेरे थ्रेड के पास उस ऑब्जेक्ट का लॉक नहीं है, तो वो उस मेथड का ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकता उसका। सीधा सीधा है। मान लो आपका घर है, हम वही चल रहे ना, ब्लू प्रिंट है हमारा, घर है एक, क्लास है हमारा ब्लू प्रिंट, उससे हमने घर खड़े कर दिए 10 की जगह 2 ही कर दो, हमने एक घर खड़ा कर दिया। अगर एक ही घर का एग्जांपल लेते हैं, अभी ब्लू प्रिंट थी हमारी क्लास, हमने मेमोरी जो कंप्यूटर साइंस में मेमोरी देते हैं, तो हमने रिसोर्स दे दिया, मेमोरी हो गया रिसोर्स हमारा, तो घर बन गया, तो ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे। वहाँ पे हमने बाजरा लकड़ी ईंट दे दी, तो वहाँ पे हमारा घर बन गया। अब घर में हमने 2 एरिया डिक्लेयर कर दिए, एक तो हो गया गेस्ट एरिया, कोई भी आओ कभी भी आओ निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हो गया पर्सनल स्पेस, जहाँ पे आओगे तो आपको लॉक चाहिए, लेकिन एक बारी में एक ही लॉक लगेगा। सीधी बात होती है ये। तो ऑब्जेक्ट लेवल तो ये हो गया। तो नॉर्मल एरिया और रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, सिंक्रोनाइज एरिया में डिफरेंस हो गया। पहला है कि आप कोई भी आओ और घूम के चल जाओ, कोई इशू नहीं है। या इसकी जगह आप एग्जांपल में ये देख लो कि जो भी सोसाइटी बनती है तो उसके अंदर एक पार्क होता है, तो पार्क को ले लो ऐसा कॉमन एरिया, कि कोई भी आओ सोसाइटी के पार्क में घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाओ। लेकिन घर के अंदर आना है तो आपको परमिशन चाहिए आने के लिए, या लॉक चाहिए, ताला होना चाहिए, सारे घर लॉक्ड हैं तो आपको परमिशन चाहिए। फिर आप जाओगे कुछ भी करो और फिर निकल जाओ, फिर चाबी चाहे बाहर ही छोड़ दो, फिर वापस आओ, फिर बाहर चाबी दिख गई तो चाबी लो, गेट खोलो, अंदर घुस जाओ, अंदर से बंद करो, फिर घर में काम वाम करो जो भी काम है आपका, फिर बंद करके बाहर निकल जाओ। जैसे बेटर ऑप्शन तो ना वॉशरूम का रहेगा। जब हम वॉशरूम में जाते हैं तो वहाँ पे बंद करते हैं डोर, फिर वी डू अवर बिजनेस, उसके बाद हम गेट खोलते हैं, चल जाते हैं। तो उसके बाद दूसरे को आना होगा, वरना वो वेट करता है ना बाहर। या फ़ोन बूथ में भी सेम है, वॉशरूम से अच्छा फ़ोन बूथ भी कह सकते हैं। अगर फ़ोन बूथ में भी लाइन लगाते हैं, बंदा गेट खोलता है, अंदर जाता है, बंद करता है। सिमिलर एटीएम में भी करते हैं, इंडिया में फॉलो नहीं होता, 2-3 लोग घुस जाते हैं साथ में, वरना उसमें भी एक एक करके जाना चाहिए। तो वहाँ पे बाहर लोग खड़े रहते हैं वेटिंग लाइन में। तो अब इसमें सीन क्या है, अब इसमें हमको एक ऑब्जेक्ट के साथ, अगर एक एटीएम है, अब ये मान लो कि एक मॉल है, मॉल के अंदर 10 एटीएम थे, तब आपने क्या कर दिया, हर एक एटीएम के घुसने के लिए आपको लॉक चाहिए, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, है ना। ये काम हो सकता है ऑब्जेक्ट लेवल लॉक में, हो गया आपके हर एटीएम का अब अंदर आप एक ही बंदा एक बार में जाएगा। अब आपने ये जो लॉक है ये वो मॉल लेवल पे लगा दिया कि मॉल के अंदर ही एक बंदा जाएगा एक बारी में, तो उसके बाद तो फिर वो किसी भी एटीएम के अंदर जाए मतलब नहीं है, वो तो जो मॉल है मॉल के अंदर ही एक बारी में एक जाएगा। तो क्लास लेवल लॉक यहाँ का ही इतना डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो जहाँ पे पहले अगर किसी को 10 एटीएम में भी अलग अलग एटीएम में भी जाना था, तो हमारी कितनी स्पीड कितनी थी, मान लो 1 सेकंड में ही एक बंदा एटीएम में जाके बाहर निकल सकता है, तो हम 10 सेकंड में, हमारा 1 सेकंड में 10 हम प्रोसेस कर पा रहे थे डेटा। अब 1 सेकंड में एक ही डेटा प्रोसेस हो पा रहा है, 10 टाइम्स स्लो हो गया, क्योंकि हमने क्लास लेवल लॉक लगा दिया। तो ये डिफरेंस होता है, तो क्लास लेवल लॉक कभी नहीं लगाना होता, ठीक है। इसमें बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन आएंगे, उसमें देख लेना, अगर स्टैटिक उसमें यही रहता है जो भी मैं कर रहा हूँ ना यहाँ पे, ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन ही है। कि कौन सा चलेगा, उसमें ना सीक्वेंस में ही 2 ही थ्रेड लिखे होंगे, ऑब्वियस है क्लास लेवल लॉक किसी को मिल गया तो फिर यहाँ बीच बीच में वो वेट लगा देगा, जैसे यहाँ पे वेट लगा दिया, कहाँ मिला क्लास लेवल लॉक। अच्छा अभी तो मैंने चेंज कर दिया ना कोड, तो मान लो मैंने यहाँ पे कंप्यूटेबल फ्यूचर डॉट रन सिंक
और यहाँ पे मैंने A2 या A3 कर देते ना, यहाँ पे A3 इक्वल्स टू न्यू A। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ A3 डॉट M3, क्यों नहीं आ रहा है M, अच्छा ठीक है, वो दिखाएगा नहीं क्योंकि डायरेक्ट कॉल करना होता है अपने को ना क्लास नेम के साथ, तो मुझे A.M3 कॉल करना चाहिए। लेकिन इंटरव्यू क्वेश्चन में कभी भी कोई A.M3 नहीं दिखाएगा, वो स्मॉल ए से ही दिखाएगा। ठीक है, तो बोथ आर सेम, तो किसी को भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट इस तरीके से कभी नहीं मिलेगा क्योंकि कंफ्यूज करना है ना उसको। तो अभी क्या लिखेगा, और फिर यहाँ पे ना चाहे एक एक सेकंड का ब्रेक डाल देंगे ये लोग, तो यहाँ पे भी थ्रेड डॉट स्लीप 1 सेकंड का डाल दिया। ठीक है, 1 सेकंड का स्लीप डाल दिया। टास्क तो 3 सेकंड का है ना, ये 4 सेकंड का है। अब यहाँ पे आएगा, ये क्लास लेवल लॉक ले लेगा 4 सेकंड का, तो अब इन दोनों को वेट करना ही करना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ही नहीं है। अब आप हमको लगेगा यार कोई सा भी आ सकता है, सीक्वेंस हम मेंटेन नहीं कर, बता नहीं सकते क्या आएगा, A.M1 तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन चलते हैं। अब इसमें होगा क्या, यहाँ पे ले लेगा, इस लाइन पे ले लेगा वो क्लास लेवल लॉक, क्लास लेवल लॉक। तो इनको वेट करना पड़ेगा फॉर द रिलीज ऑफ क्लास लेवल लॉक। ये इनको चाहिए ऑब्जेक्ट लेवल लॉक, ऑब्जेक्ट लेवल लॉक ऑन ए, ऑब्जेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ए। यहाँ पे भी क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट लेवल लॉक नहीं, इसमें 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 प्रायोरिटी का कोई सीन नहीं है। इसमें यह कि कौन ऑब्जेक्ट कौन लॉक लेके बैठा हुआ है बस। अगर मेरे इस थ्रेड ने पहले लॉक ले लिया, तो अगर ये मैं कॉपी पेस्ट करके लेके जाता हूँ, इसको मैं अगर सबसे पहले डाल देता हूँ, ठीक है, और कंप्लीटेबल फ्यूचर कर दिया मैंने, और M2 के अंदर मान लो 4 सेकंड की जगह मैं 8 सेकंड कर देता हूँ। अब क्या लगता है मेन थ्रेड को मिलेगा? कितने थ्रेड एक्टिव है मेरे यहाँ पे? 1 2 3, कितने सारे थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूट हो गए, ये रहे। A.M1 1 2 थ्रेड, 3 थ्रेड। M2 मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो गया, M1 स्टार्ट हो गए, गेट लॉक ऑफ M3, और क्या दोबारा बोलो? हाँ, स्ट्रैटेजी क्लास लेवल का भी स्टार्ट हो गया। और A.M2 के यहाँ पे, लेकिन ये जो A.M2 है ये बिल्कुल हमारा प्रिंट उस टाइम पे हुआ है, बिल्कुल एंड ख़त्म होने के टाइम पे ही। यहाँ पे जो शुरू हुआ था ये worker 1, अच्छा ठीक है। तो इसमें इसने ओवर राइट कर दिया इसको, ये चीज़ थोड़ी उल्टी हो गई है, क्योंकि अगर मैं इसको नीचे लेके आऊँगा तो इसमें तो वेट रहता है। नहीं, ये तो रुक ही नहीं रहे यार, कोई भी नहीं रुक रहा है। इसमें क्या सीन है? M3 हमने कॉल किया, A.M3, तो ठीक है, यहाँ पे अब बाकियों को रुक जाना चाहिए, ये बाकी रुक नहीं रहे हैं। स्टैटिक के बाद भी नहीं रुक रहे हैं, ये तो बहुत ही अलग आइटम हो रही है। ओके, M3 के अंदर कितने टाइम का वेट है? 4 सेकंड का ही वेट है। ठीक है, तो 4 सेकंड तो वेट होना चाहिए। A.M3 जब हम रन कर रहे हैं यहाँ पे, बट ये A.M2 तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में M2 कॉल हो गया। अच्छा, इसने वो इस एरिया के लिए नहीं रुका। अ अ अ अ अ ठीक है। यार इसमें तो दिक्कत है, ये तो रुकना चाहिए। क्लास लेवल
ये रुका नहीं, ये तो बड़ी दिक्कत है। क्लास लेवल लॉक्स, तो यहाँ पे इसको रुक जाना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट लॉकिंग टू टाइप ऑफ लॉक्स। नहीं नहीं नहीं, 1 हो गया, 2 के तो अलग ही आइटम है। क्लास लेवल लॉक ये है, ठीक है, ये रहा। यूजिंग सिंक्रोनाइज ब्लॉक यूजिंग स्टैटिक मेथड। ठीक है, हमने सिंक्रोनाइज स्टैटिक मेथड यूज़ किया है। एक सेकेंड, स्टैटिक लगा हुआ है ना वहाँ पे? ठीक है, सिंक्रोनाइज स्टैटिक है, ठीक है। ठीक है, हाँ तो सही तो है। गीक डॉट ये तो ठीक है, इस तरीके से भी लेते हैं हम। सिंक्रोनाइज ब्लॉक बाद में आएगा, लेकिन इससे क्यों नहीं रुका ये? थ्रेड 1 और G1, थ्रेड 2, गीक और थ्रेड 3। ठीक है, सेट नेम कर दिया इसने तीनों का, तीनों को स्टार्ट कर दिया। T1, G1, गीक, और गीक के अंदर, अरे यार इन्होंने तो ये यूज़ किया हुआ है यार यहाँ पे। अच्छा, स्टैटिक भी है, सिंक्रोनाइज बार, दो दो बार क्यों यूज़ किया है इन्होंने, अंदर भी बाहर भी। इस ब्लॉक में हम बाद में जाएंगे, पर दिक्कत ये है कि चल क्यों गया आगे। हम्म, 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 हम्म। यार इनका ये एग्जांपल तो है ही नहीं सही। यूजिंग सिंक्रोनाइज ब्लॉक, हाँ ये ठीक है ना। ओके, अच्छा तो ब्लॉक है, तो मेथड के अंदर भी इन्होंने ब्लॉक यूज़ किया हुआ है। मेथड के अंदर भी इन्होंने सिंक्रोनाइज ब्लॉक यूज़ कर दिया, सेंस में बना रहा है इसका। तो दोनों इनके ब्लॉक के एग्जांपल हैं। टा 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 टा। हम्म, हम्म, हम्म। एक काम करते हैं इसको ना, इसमें बाद में आएंगे, मैं देखता हूँ इसमें कुछ चेंज तो नहीं है। या एक काम करते हैं इसमें, वैसे इसका तो नहीं होना चाहिए, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का तो इशू नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, एक सेकेंड को, इससे मैं कहाँ गया, मॉड्यूल सेटिंग क्यों नहीं आई थी, ओपन हुई थी। वैसे कुछ होना तो नहीं चाहिए इससे, क्योंकि ये तो बेसिक्स है बिल्कुल, इसमें तो कुछ ऐसा हिलाना नहीं चाहिए। तो ये होगा नहीं, वैसे मैं कर रहा हूँ, सेम आउटपुट आना चाहिए 8 में भी। ओके शिट, इंडेक्सिंग हो रही है अभी नीचे, इंडेक्सिंग होने के बाद रन कर जाएगा ये अपने आप ही। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वो बात तो सेम है, ये कह रहे हो ना ये। नहीं नहीं नहीं, ये बात तो सेम ही है ना, यहाँ पे कॉल करने के लिए तरीका तो तरीका चेंज हुआ है ना। हेलो, 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 सीमा। हाँ ठीक है, ये डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, वो तो सेम रहेगा। हाँ हाँ, आ रही है अब आ रही है। तो वो सेम रहता है वो तो, क्योंकि हमने कुछ चेंज नहीं किया ना उसके अंदर। तो यहाँ पे क्लास लेवल के रनर के अंदर A.M3 इसका, इसको एक बार देखना पड़ेगा ये क्यों नहीं उठा रहा है। ठीक है, तो हम अब पीछे चलते हैं। अब सिंक्रोनाइज कीवर्ड है, तो ये थे मेथड जो हम अभी तक कर रहे थे ना इसमें। तो ये था मेथड, और हमने जो भी किया है अभी तक
वो हमने मेथड का काम किया है। और इसमें एक और टॉपिक आता है ब्लॉक, सिंक्रोनाइज्ड मेथड एंड सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। तो अब ब्लॉक और इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अब अगर ब्लॉक को बेसिक करके ब्लॉक बनाएं, सिंपल जावा क्लास बनाए थे पहले, तो बेसिक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंप्लीटेबल फ्यूचर ही और ब्लॉक करना है ना। नहीं, अब ये नहीं करेंगे। अब तो पहले एक क्लास ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। अभी तक हम एक क्लास में क्या काम कर रहे थे, PSVM, ओके नहीं, ए मेथड, पब्लिक वॉइड और M1। हमारा M1 हमेशा नॉर्मल था, है ना, कोई दिक्कत, इसमें हमने कभी भी सिंक्रोनाइज नहीं लगाया। तो जो हमारा M2 है, पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड M2 वॉइड, ठीक है, सिस आउट थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट गेट नेम प्लस, और यहाँ पे a.m2 स्टार्टेड और एंडेड, और इसके बीच में थ्रेड डॉट स्लीप 4 सेकंड का। इसने की थ्रोस, ठीक है, इतना सीन है। अभी ये किया हमने, और ये हमने क्यों किया है, ताकि अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट है ए का, तो मेरा अगर मैं इसमें मेथड कॉल करवाना चाहूँ ए का M2, तो M2 मेथड मेरा एक साथ 2 बार कॉल करूँगा, तो सीक्वेंशियल, हाँ सीक्वेंशियल चलना चाहिए। लेकिन इससे नुकसान क्या है कि अगर, ओके बहुत ही स्लो रन हो रहा है, ठीक है, इसे ना वापस 17 में एक बार सेट कर देता हूँ। अब वापस थोड़ी इंडेक्सिंग होगी, पर 17 में थोड़ा फास्ट भी चलता है। तो ओके, ये रुका नहीं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये रुकता नहीं है, D1 की तरह ये हो जाता है ट्रीट। तो यहाँ पे मैं 4 सेकंड का वेट, 4 सेकंड तो अंदर ही है, 8 सेकंड यहाँ पे वेट डाल देता हूँ, ठीक है। वापस रन करता हूँ इन्हें। तो पहले वर्कर बनाया, अब जैसे ही ख़त्म होगा वर्कर 2 आएगा और वो नया काम शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा इंटेंडेड काम था, लेकिन इसमें कमी क्या थी, इसमें कमी ये है कि अगर मान लो मेरे पास 4 लाइनें थी यहाँ पे, ठीक है, नॉन ब्लॉकिंग लाइंस, मतलब जहाँ पे मुझे ब्लॉक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मेरी इतनी है स्टार्टिंग में भी, और ये मेरी एंड में भी है, ठीक है। अब अगर यह काम करते हैं, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, एक एक लाइन ही कर देते हैं खाली, नॉन ब्लॉकिंग लाइन। तो अब क्या है, अब सीन क्या है यहाँ पे, जब मैं ये एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो ओ शिट, वे एक सेकेंड, 80 सेकेंड्स हो गए ना, ये 8 सेकेंड से जगह। अब जब मैं इसको रन कर रहा हूँ, तब क्या हो रहा है, ये जो नॉन ब्लॉकिंग लाइंस है जहाँ पे मुझे मल्टी थ्रेडिंग की ज़रूरत नहीं है, वो भी रुका रहता है ना मेरा, नॉन ब्लॉकिंग लाइंस भी रुक रही है। अब अब अगर मुझे थोड़ा एडवांस फीचर चाहिए, इसमें भी ऐसे सेम काम करना पड़ेगा कि कौन से थ्रेड है ना नॉन ब्लॉकिंग में, ये भी तो दिखाना चाहिए हमें, ठीक है। ओके, एडिशनल प्लस। अब फिर से अगर मैं रन करता हूँ तो अब इसमें ये भी नाम आएगा, वर्कर 1 की नॉन ब्लॉकिंग लाइन थी, और फिर ये पहले ख़त्म हुआ, फिर वर्कर 2 की नॉन ब्लॉकिंग लाइन आई। तो तो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे मैं 1-2 लाइन एक्स्ट्रा भी डाल देता हूँ, डिफरेंस आ जाएगा ना दोनों के टाइम पे। तो अब सीन ये है कि यहाँ पे जैसे ये नॉन ब्लॉकिंग वाला केस आया मेरा, मैं चाहता हूँ उससे पहले वाली लाइन तो एग्जीक्यूट हो जाए ना एटलीस्ट, मैं नहीं चाहता कि यार कि मेरी वाली लाइन्स पे एग्जीक्यूट नहीं हो रही। तो इसके लिए
अब M4 बनाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि M3 हम हमेशा स्टैटिक रखेंगे। तो यहाँ पे मैं M4 कर रहा हूँ, M4 और M4, M4। तो अब डिफरेंस क्या है M2 और M4 में, कि मेरे M4 में फ़िलहाल तो सेम है, M4 भी कोई डिफरेंस नहीं है, सीक्वेंशियली चलेगा। लेकिन M2 को कर रहा हूँ मैं ब्लॉक फ़िलहाल, और M4 को मैं कर दूँगा नॉर्मल मेथड, सिंक्रोनाइज हटा दूँगा, ठीक है। अब मैं चलाऊँगा तो दोनों एक साथ चलेंगे, नॉन ब्लॉकिंग कोड भी एक साथ स्टार्ट हो गया और बाकी भी एक साथ स्टार्ट हो गया, और ये चल रहा है एंड नॉन ब्लॉकिंग लाइंस ये साथ तो चला था, ख़त्म हो गई क्या दोनों नॉन ब्लॉकिंग लाइन? अच्छा, वर्कर 1 2 की दोनों की नॉन ब्लॉकिंग लाइन्स हो गई। अच्छा हाँ, ये नीचे एंड हो गया, ठीक है। वो स्पेस नहीं ध्यान दिया था मैंने, किस स्पेस पे दिया मैंने, ठीक है। तो अब लेकिन मैं चाहता हूँ यार ऐसा ना हो, मैं चाहता हूँ यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे ब्लॉक लाइन मैं स्लीप से पहले नहीं नहीं नहीं, अब तो उल्टा करना चाहिए ना ये। तो ये नॉन ब्लॉकिंग लाइन और ये, ठीक है। मेथड स्टार्ट हो गया था, मेथड एंड हो गया, और नॉन ब्लॉकिंग लाइन से अब इससे यहाँ पे वापस एक ये कर देंगे, ब्लॉक लाइन एग्जीक्यूट होने वाली है। ये ब्लॉकिंग लाइन, ठीक है, ब्लॉकिंग लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है, और यहाँ पे डन विद ब्लॉकिंग लाइन, ब्लॉकिंग लाइन स्टार्टेड और एंडेड, ठीक है। तो अभी अगर इसको रन करेंगे तो थोड़ा सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ब्लॉकिंग लाइन स्टार्टेड दोनों की एक साथ हुई थी, ब्लॉकिंग लाइन एंड भी दोनों की एक साथ हुई होगी, ब्लॉकिंग लाइन एंडेड, वर्कर 1 की भी एंड हुई, 2 की भी एंड हुई है, 1 की भी एंड हुई है। लेकिन अब मैं क्या कहता हूँ, ये जो ब्लॉकिंग लाइन्स है खाली ये जैसे ट्राई डालते थे ना हम पहले, तो यहाँ पे सिंक्रोनाइज डाल लिख देते हैं, ठीक है, और सिंक्रोनाइज लिखते हैं, उसके बाद ब्लॉकिंग लाइन एंडेड, ठीक है। ये आखिरी लाइन है ना ब्लॉक्ड वाली। अब मैं बोल रहा हूँ इतनी, इस मेथड के इतनी सी लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए आपको लोग, तो ऊपर तक आ जाओ, नॉन ब्लॉकिंग करके चल जाओ अपने एग्जीक्यूट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन के लिए आपको रुकना पड़ेगा। और यहाँ पे सिंक्रोनाइज के साथ, जैसे ट्राई के साथ तो हम नॉर्मल ट्राई भी यूज़ कर सकते थे, और ट्राई के साथ पेरेंथेसिस में रिसोर्स भी यूज़ करते हैं, है ना। यहाँ पे सिंक्रोनाइज से आपको बताना पड़ता है कि आपको लॉक किसका चाहिए। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट का चाहिए, एक ऑब्जेक्ट का ही चाहिए, तो मैं दिस डाल दूँगा। और अब मैं अगर दोबारा ये चलाऊँगा मेथड, ये सिंक्रोनाइज मेथड नहीं है ना, ये सिंक्रोनाइज ब्लॉक है इसके अंदर। तो अब मैं रन करूँगा तो यहाँ तक तो दोनों थ्रेड एक साथ आ जाएंगे। अब दो में से कोई एक अंदर जाएगा ब्लॉकिंग स्टार्ट करने के लिए, और इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है। अब देखते हैं इसको एक्सिक्यूट करके। अब ये देखो, वर्कर 1 और वर्कर 2 दोनों स्टार्ट हो गए है ना, बट यहाँ पे नॉन ब्लॉकिंग लाइंस, ओके, थोड़ा थ्रेड को 10 सेकंड कर देता हूँ, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया ये, 1 स्टेंट 10 सेकंड है। तो अभी हमारा वर्कर 1 और वर्कर 2 दोनों के मेथड स्टार्ट हो गए, वर्कर 1 का भी नॉन ब्लॉकिंग लाइन्स हो गई, वर्कर 2 की भी नॉन ब्लॉकिंग लाइन्स हो गई। लेकिन ब्लॉकिंग लाइन्स किसकी शुरू हुई थी हमारी, खाली वर्कर 1 की। और ये हमारा कोड फिनिश हो गया, क्योंकि हमने जो मेन है रनर है उसमें अब 8 सेकंड ही रखा हुआ है, लेकिन अब हमको 22 सेकंड चाहिए होंगे एटलीस्ट, ठीक है। अब दोबारा चलाते हैं। इस बार भी ब्लॉकिंग लाइन्स वर्कर 1 को मिली, है ना। अभी अब वर्कर 1 की ब्लॉकिंग लाइन सब ख़त्म होगी, अब ये ब्लॉक लाइन ख़त्म हो गई वर्कर 1 की, तब वर्कर 2 की ब्लॉकिंग लाइन शुरू हुई है। तो इस सिंक्रोनाइज ब्लॉक से क्या फ़ायदा हो गया, हमको थोड़ा और ज़्यादा फाइन कंट्रोल मिल गया, कि हम अंदर जाके मेथड में भी, पहले मेथड लेवल था, मेथड के एग्जीक्यूशन ही आप स्टार्ट नहीं करवा सकते अगर आप सिंक्रोनाइज मेथड यूज़ कर रहे हो। लेकिन सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड ब्लॉक यूज़ कर रहे हो तो आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, कि अगर आपको मेथड के स्टार्टिंग में कुछ करवाना है या एंड में कुछ करवाना है, तो आप फ्लेक्सिबल हो, आपको कोड में थोड़ी 1-2 लाइन के बाद ही आप छुड़वा सकते हो, लॉक छोड़ सकते हो, ठीक है। अब जो ये ब्लॉक है, इसी के अंदर ना कन्फ्यूजन होती है बहुतों को, बहुत सारी, क्योंकि इसमें
अलग अलग क्वेश्चन आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं सब उसमें। तो जैसे अभी हमने क्या किया था, इस ए के अंदर क्या किया हमने, सेम ऑब्जेक्ट का लॉक लिया ना, क्योंकि दिस यूज़ किया था, है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी और का भी तो ले सकता हूँ। अब सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर तो मैं दोनों को कॉपी करूँगा और डाल दूँगा, ये था पैकेज लॉक ऑफ सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसने खुद का ही लॉक लिया था। अब इसमें सिंक्रोनाइज के अंदर कहाँ गया हमारा ब्लॉक, अच्छा सिंक्रोनाइज ब्लॉक, और सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर लॉक ऑफ सेम ऑब्जेक्ट। तो अब आएगा दूसरा पैकेज लॉक ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्या बुलाए वो भी हम देखेंगे। अब हम कोई रियल लाइफ एग्जांपल देखें इसका। नाइफ ले लेते हैं ना, जूसर ले लेते हैं, जूसर। तो एक बनाते हैं हम जूसर का ऑब्जेक्ट, जूसर, ठीक है। और इसमें पब्लिक वॉइड और एक्सट्रैक्ट जूस, ठीक है। कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बस सिंपल सिंपल एक्सट्रैक्टिंग जूस, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे लेंगे हम रनर ही ले लेते हैं सीधा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे PSVM, ठीक है। जूसर जूसर इक्वल्स टू न्यू जूसर, ठीक है। हो गया ये, जूसर आ गया अपने पास। अब क्या करूँगा मैं लूँगा जूसर, सॉरी मैं बनाऊँगा थ्रेड अपना। और थ्रेड बनाने की जरूरत नहीं है, कंप्लीटेबल फ्यूचर मेरे खुद बनाने का, रन सिंक, है ना। और जूसर के अंदर कुछ फ्रूट डाल देते हैं, मान लो यहाँ पे स्ट्रिंग फ्रूट, और यहाँ पे हम थ्रेड डाल देंगे थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, ठीक है। एक्सट्रैक्टिंग जूस, फ्रूट, ठीक है। अब यहाँ पे, और अब एक काम करते हैं, कंप्लीटेबल फ्यूचर को छोड़ देते हैं, वर्कर 1 और 2 आता रहता है ना उसमें। तो थ्रेड 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 इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, ये इसको कह देते हैं रमेश, ठीक है। रमेश को क्या कह रहा हूँ मैं, भाई जाके ना जूस बना दे, जूसर डॉट एक्सट्रैक्ट जूस मैंगो, और रमेश का नाम भी कर देता हूँ मैं सेट रमेश, ठीक है। अब वहाँ पे रमेश आएगा लिखा हुआ। अब सिमिलर मैं एक और थ्रेड बना देता हूँ, यहाँ पे एप्पल कर देता हूँ, यहाँ पे रमेश की जगह ऋषभ कर देता हूँ, RISHAPH, ऋषभ, मे भी गलत है स्पेलिंग को, तो सीमा ही कर देते हैं, तो सीमा, ठीक है। अब क्या हुआ, 2 लोग आ रहे हैं, जूसर तो एक ही है, और सीमा का नाम सेट करना है, रमेश का किया हुआ था हमने, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, रमेश डॉट स्टार्ट और सीमा डॉट स्टार्ट। पर इसमें होगा क्या, जूसर को टाइम लग गया ना थोड़ा जूस निकालने के लिए, तो यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप 10 सेकेंड डाल दिया, इसने की थ्रोस। अब 10 सेकेंड तक कुछ नहीं हो सकता, और यहाँ पे थ्रेड यूज़ किया है तो डीमन थ्रेड नहीं बनेंगे, वो नॉर्मल थ्रेड बनेंगे, तो मुझे नीचे यहाँ पे मेन में थ्रेड डॉट स्लीप लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं इसको दोनों को रन करता हूँ, अभी क्या होगा, दोनों रमेश और सीमा दोनों एक साथ ही मेरे जूस बनाना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा यहाँ पे स्पेस की कमी है, हाँ ठीक है। अब दोबारा रन करता हूँ तो स्पेस बेटर हो जाएगा, ठीक है। दोनों ने एक साथ जूस निकालना शुरू कर दिया, बट जूसर तो एक ही ऑब्जेक्ट है ना, दोनों ने एक साथ कैसे डाल दिया, तो ये दिक्कत है। एक क्या तरीका है, सिंक्रोनाइज कर दिया, ठीक है।
और सिंक्रोनाइज़ कर दिया और फिर मैं रन करूँगा। तो अब रमेश पहले निकालेगा, अब 10 सेकंड की वेट होगी, उसके बाद सीमा जूस निकालेंगी, है ना। हो गया। पर सीन क्या है, इससे पहले एक और टास्क डालना है हमको। दिस आउट, पील एंड चॉप, ठीक है, फ्रूट, सही है। अब ये जो पील एंड चॉप है मैंगो, रमेश, अच्छा ठीक है रमेश है ना, ये रमेश कर रहा है, ओह माय बैड, ठीक है रमेश, पील एंड चॉप भी रमेश कर रहा है ना यहाँ पे। तो भाई पील एंड चॉप तो हम भी कर सकते हैं ना, जब तक वो जूस निकाल रहा है। तो यहाँ पे सीमा को भी पील एंड चॉप करके रखना चाहिए, क्योंकि जब जूसर खाली होगा तभी थोड़ी ना होगा, इससे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सीमा को पील एंड चॉप पहले ही कर देना चाहिए था। तो अब सीन क्या है, हम इसी को रखेंगे, इसी को, इसको कमेंट करके रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें से हम सिंक्रोनाइज हटाते हैं, सिंक्रोनाइज हटाएंगे तो दोनों साथ करेंगे, होगा। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, हाँ सिंक्रोनाइज्ड, अब हम दिस करेंगे तो मतलब जूसर पे आ जाएगा ना ये, सिंक्रोनाइज दिस, और यहाँ पे जे कर दिया। तो अब अब रन करेंगे, तो अभी सीमा ने भी काट के रख लिए एप्पल, बस अब जैसे ही जूसर फ्री होगा जूसर में डाल देंगी सीमा भी और बना देंगे 10 सेकंड के बाद। अब ये चीज़ सही है, बट अभी भी हमने क्या किया है, यहाँ पे दिस यूज़ किया है ना। अब मान लो कि इसमें हमको जूसर के अंदर तो ठीक है, तो इसमें हम एक काम करते हैं, बेकार है वैसे ना वो क्लास, तो ज़रूरत नहीं है उसकी, जूसर हेल्पर, ठीक है। जूसर हेल्पर लिया हमने एक क्लास को, उसके अंदर डाल देंगे ये, जूसर हेल्पर में डाल दिया ये, ठीक है। और जूसर हेल्पर है जूसर, जूसर, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ ओला कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कोई दिक्कत अभी तक, ठीक है। तो हम एक्सट्रैक्ट जूस ऐसे नहीं करेंगे, अब हमको पहले जूसर हेल्पर बनाना पड़ेगा, जूसर हेल्पर इक्वल्स टू न्यू जूसर हेल्पर, इसके अंदर जूसर देना पड़ेगा, ठीक है। अब जब इसके अंदर मैंने जूसर हेल्पर दिया, तो यहाँ पे जूसर हेल्पर, सॉरी ये वाला जूसर हेल्पर डॉट एक्सट्रैक्ट, जूसर हेल्पर डॉट एक्सट्रैक्ट, ठीक है। सही है यहाँ तक। बट इसके अंदर जो ओनली डिफरेंस होगा, इसको भी हटा के ना सीधा न्यू जूसर, हमेशा कम लाइंस में काम करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें अब क्या करना पड़ेगा, अभी अगर मैं रन करता हूँ तो अभी भी सही रन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिस का लगा रखा है ना यहाँ पे, मेथड में दिस लगा रखा है। बट अब यहाँ पे दिस की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं अगर जूसर लगा दूँ, ठीक है, अब दिस नहीं लगाया ना मैंने यहाँ पे, अब मैंने जूसर लगाया, पर अभी भी अगर मैं चलाऊँगा तब भी सेम होगा, दिख रहा है ये। अब बोलो इसमें कंफ्यूज हुए नहीं हुए ना, हो गए। अब सीन क्या है, जूसर के अंदर जाओगे ना तो इसका नॉन सिंक्रोनाइज एरिया खाली पड़ा है, नॉन सिंक्रोनाइज का इसका तो पूरा ही खाली पड़ा है, ये तो कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। तो लेकिन इसका भी लॉक तो है ना इसके पास भी, फिर भी हमने कोई मेथड नहीं लिखा, बट स्टिल लॉक तो एक्वायर हो गया, उसके अंदर मेथड नहीं है, वो अलग बात है। सिंक्रोनाइज एरिया में हमने लॉक एक्वायर कर लिया, हमको लॉक चाहिए एग्जीक्यूट करने से पहले। तो सिंक्रोनाइज मेथड के अंदर जो इसके अंदर जो डेटा होता है ना ये, तो आपको बस इसमें एक चीज़ मेक श्योर करनी होती है कि आपने जब भी सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगाया, सॉरी ब्लॉक लगाया, तो अगर आप सिंक्रोनाइज मेथड लगा रहे हो तो ऑब्वियस है उस ऑब्जेक्ट का ही आपको वो चाहिए, लॉक चाहिए। लेकिन अगर आपने कीवर्ड पे लगाया, वो आप सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक लगा रहे हो, तो ब्लॉक के अंदर आप कोई भी चीज़ डाल सकते हो जिसका आपको लॉक चाहिए, उसके लॉक के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते।
जैसे अब इसमें एग्जाम, हाँ मतलब कुछ भी डाल सकते हो। जैसे अभी तो मैंने ऑब्जेक्ट डाला है ना, ये जूसर, तो अब ऑब्जेक्ट लेवल पे ये रुक जाएगा। मतलब अभी तो ये ऑब्जेक्ट, इस जूसर का ऑब्जेक्ट ले लिया, अब एक जूसर है तो इसी जूसर के ऊपर काम आएगा। अगर दो जूसर होते तो दूसरा जूसर फ्री रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेवल लॉक लगा है। ठीक है। और इसमें बहुत सारे एग्जांपल हो जाते हैं इसके, कि कोई काम करने से पहले ना आपको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का लॉक चाहिए। जैसे स्कूल, स्कूल है, आपको स्कूल में टीचर को जाना है, तो स्कूल ओपन करने के लिए तो कोई दूसरा थर्ड होगा ना जिसको स्कूल का लॉक चाहिए। तो मतलब ये डिपेंडेंट टास्क है, किसी कोई गार्ड होगा, गार्ड अलाउ करेगा, फिर आगे जाओगे स्कूल का गेट खोलोगे। तो जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट टास्क होते हैं ना, अब बिना दूसरे की चीज़ के आप जब तक दूसरा चीज़ का आपके पास लॉक ना आ जाए, आप यूज़ नहीं कर सकते। आप करंट अपनी प्रोसेस आगे नहीं लेके जा सकते। आपके करंट ऑब्जेक्ट में उसका यूज़ नहीं है, लेकिन आपको उसकी रिक्वायरमेंट है। उस केसेस में ये लॉक चलता है। आपको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, आपको रजिस्टर चाहिए था, आप रजिस्ट्रार हो, आपको, आप तो लेकिन रजिस्ट्रार हो, आपको खुद का लॉक छोड़ना चाहिए होगा, आप तो एक इंसान हो। बट आपको प्रिंट कराने के लिए प्रिंटर का ऑब्जेक्ट का एक्सेस चाहिए ना। जब तो आप अपना टास्क कंप्लीट करोगे ना, कि स्टूडेंट को रिजल्ट प्रिंट करा के दे दिया, या फीस का रिसिप्ट दे दी प्रिंट करा के, ये तो प्रिंटर का ऑब्जेक्ट चाहिए ना आपको। तो एक रजिस्ट्रार जो बंदा है, उसको टेक फीस सक्सेसफुली, ये मेथड एग्जीक्यूट करने के लिए उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, उसको लॉक चाहिए ऑब्जेक्ट का, प्रिंटर का। अगर उसको प्रिंटर का ऑब्जेक्ट नहीं मिला, लॉक नहीं मिला, तो ये वाला मेथड कंप्लीट नहीं कर पाएगा, वो रुका रहेगा। क्योंकि भाई स्लिप तो देनी पड़ेगी ना स्टूडेंट को, खाली बिना स्लिप के तो जाएगा नहीं वो, कि आपकी फ़ीस हो गई है सबमिट। तो उस केस में यहाँ पे क्या होता, प्रिंटर का ऑब्जेक्ट होता। अब अगर 3 प्रिंटर हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो उन तीनों में से कोई भी एक, मान लो किसी भी एक का चल जाएगा। अब किसी भी एक का मिल गया, अब रजिस्ट्रार 2 है, रजिस्ट्रार 1 अगर प्रिंटर 1 पे ही जाता है, रजिस्ट्रार 2 अगर प्रिंटर 2 पे ही जाता है, रजिस्ट्रार 3 प्रिंटर 3 पे ही जाता है। तो रजिस्ट्रार 1 अगर अपने प्रिंटर के साथ बिजी है, तो रजिस्ट्रार 2 का वो अपना प्रिंटर यूज़ कर सकता है। अब कोई और रजिस्ट्रार किसी और प्रिंटर पे जाएगा तब दिक्कत है। तो अभी ये जो हो गया, अभी इसमें भी ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे लूप लगा देंगे हम, कितने प्रिंटर हैं, किसी का भी अगर एक का लॉक नहीं मिल रहा तो दूसरे के लॉक में चल जाएँ। तो ये भी अलग अलग वो रहती है चीज़ें, ये फिर इसके डिज़ाइन पैटर्न्स में आ जाता है। बट सिंक्रोनाइज कीवर्ड के इसमें कमियाँ भी हैं। अब यहाँ पे कितने थ्रेड रुके हुए हैं हमको ये नहीं पता ना। यहाँ पे मान लो यहाँ पे सिंक्रोनाइज के बाद यहाँ तक आ गए 10 लोग आ गए यहाँ पे। फ़िलहाल तो हमने 2 ही बनाए ना, रमेश और सीमा। मानो 10 लोग आ गए। अब हमको पता ही नहीं हो 10 लोग कौन है, कितने लोग रुके हुए हैं इसके लिए, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम पे डेटा ही नहीं, हम पे एक्सेस ही नहीं है उन थ्रेड का। तो इसलिए सिंक्रोनाइज कीवर्ड बेकार है वैसे। ठीक है, अभी ये चीज़ समझ गया ना, यहाँ पे हम किसी और का भी ले सकते हैं लॉक, क्योंकि ये लॉक लेना है, ज़रूरी नहीं है उसको यूज़ करना है। मतलब यूज़ तो किया ही है हमने, लेकिन इसकी जगह भी ना, मैं जैसे प्राइवेट इंड यूज़र है, इसकी जगह यूजली क्या मिलता है, ये तो फिर भी सेंसिबल एग्जांपल है। लोग क्या करते हैं, प्राइवेट, मतलब ये इंटरव्यू क्वेश्चंस वाला पार्ट है, ठीक है, इंटीजर, और यहाँ पे लॉक डिक्लेयर कर देंगे इसको लॉक, ठीक है, और यहाँ पे लॉक कर देंगे, ठीक है। तब अगर मैं इसको रन करूँगा, अच्छा, अरे ऑब्जेक्ट तो उसका ये बना ही नहीं, नल पॉइंटर हो जाएगा इक्वल्स टू न्यू, यार इंटीजर की जगह स्ट्रिंग कर देते हैं, स्ट्रिंग 17 में ऑब्जेक्ट बनाना भी दिक्कत है। अब स्ट्रिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो स्ट्रिंग फाइनल होती है ना। अभी क्या क्या सीन आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रही है हमारे पास ना, दिख रही है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ओ अरे यार, अरे अरे अरे, तो यहाँ पे यूज़र कैनॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग लैंग, मैंने यूज़र में लॉक, अरे यार शिट, मैंने बताया गलती क्या करी। इसको नहीं करना, हटाना है मुझे, इसको नहीं हटाना है। और क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्टर फट गया ना उसका, वो तो वो दे रहा है ना। और ये तो ठीक है, स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग, और इसमें भी नॉ कंस्ट्रक्टर की जगह मुझे नॉर्मल कंस्ट्रक्टर देना पड़ेगा, वाला कंस्ट्रक्टर की जगह कंस्ट्रक्टर टॉप भी था खाली यूज़र का, ठीक है। अब सही हो गया एग्जांपल वापस। अब मैंने ये लॉक ले लिया, लॉक क्या है मेरा, स्ट्रिंग है ये, ठीक है। अगर मैं इसको चलाऊँगा अभी,
तो अभी भी क्या आ रहा है, सीक्वेंस मेरा मेंटेन्ड है, मुझे जूसर के ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं थी, मुझे तो कोई भी एक रैंडम ऑब्जेक्ट चाहिए ना। देखो अभी मैंने अभी भी बंद नहीं हुआ है, अभी मैं दोबारा चलाऊंगा अगर तो एक ही चलेगा अभी भी, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने एक रैंडम ऑब्जेक्ट उठा लिया, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट ले लिया, मैंने बोल दिया भाई कोई इसका लॉक ले लो, जो भी पहला थ्रेड आएगा वो इसका लॉक ले लेगा। मैंने बोल रखा है जिसके पास भी इसका लॉक है वही आगे जाएगा इसको जूसर को यूज़ करने के लिए, काम ख़त्म। बट ये वाली इम्प्लीमेंटेशन गलत होती है, क्योंकि अगर किसी और जूसर तो ऑब्जेक्ट है ना, ये तो मल्टीपल क्लासेस के बीच में शेयर्ड होगा। तो अगर किसी और ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी और क्लास के अंदर जूसर का ये ऑब्जेक्ट शेयर है ये वाला, तो और हमने एक जूसर का लॉक नहीं लिया है यहाँ पे ऑब्जेक्ट में, तो वहाँ पे भी फिर दो दो लोग एक साथ यूज़ कर लेंगे। तो ये तरीके होते हैं, बट ये तरीका यूज़ कर सकते हो, बट कोई करता नहीं है क्योंकि गलत है, ठीक है। और एक और चीज़ होती है कि अभी जो जूसर का ऑब्जेक्ट है ये तो बस रेफरेंस वेरिएबल है ना, जो एक जगह पे पॉइंट कर रहा है। अगर मैंने प्राइवेट किया हुआ है, मैं ऐसा सेटर दे दूँ तो ये चेंज भी हो सकता है, चेंज भी तो कर सकते हैं ना। और ये तो ऑब्जेक्ट लेवल लॉक है ना नीचे यहाँ पे, ये तो ऑब्जेक्ट लेवल लॉक है, मैं ऑब्जेक्ट ही बदल दूँ जूसर का, फिर समझ रहे हो ना। मैंने हाउस नंबर 101 की, मैंने बोला कि इस मेथड को वही एग्जीक्यूट कर सकता है जिसके पास घर 101 घर की चाबी हो, लेकिन उसके बाद मैं बोल दूं कि जिसके पास 102 घर की चाबी हो वो भी वो कर सकता है। तो ये भी तो हो सकता है ना, यहाँ पे चेंज हो जाए, तो इसको फाइनल रखते हैं। हम देख भी रहोगे यहाँ पे ना, बार बार ये आ रहा होगा, यहाँ पे तो नहीं, नीचे यहाँ पे लॉक के अंदर बताएगा कि आपने ना नॉन फाइनल फील्ड को दे दिया है, तो अपने को यहाँ पे फाइनल करना पड़ता है इसको, मतलब ज़रूरी नहीं है बट अच्छी प्रैक्टिस है कि आप फाइनल कर दो इसको। अच्छा ठीक है, ये जूसर एक्सेस नहीं है तो इसको भी कहेगा फाइनल कर दो, ठीक है। अलग से एग्जांपल नहीं बना रहा मैं इसका, ठीक है, इस चीज़ का, लेकिन ये पूछ लेते हैं यहाँ पे ना, ये वाला बहुत कॉमन एग्जांपल है। स्ट्रिंग ले लेंगे और लॉक भी नहीं बोलेंगे इसको, इसको ऐसे कुछ भी कर देंगे, रमेश कर देंगे कंफ्यूज करने के लिए। अब सोचो कि यार रमेश क्यों डाल दिया यहाँ पे, लॉक कैसे ले लेंगे रमेश का, ऐसे करके कंफ्यूज कर देते हैं। तो अभी हम वापस अपना चेंज कर देते हैं कोड को। ओके, दोनों ही लाइन छोड़ दूँ यहाँ पे, दो मेथड बना देता हूँ, एक जगह पे डाल देता हूँ, नीचे वाले को लॉक ही छोड़ देता हूँ, एक्सट्रैक्ट चूज विद रैंडम लॉक, रैंडम ऑब्जेक्ट लॉक। पता है, लेकिन यही वाला मिलेगा कभी इंटरव्यू में, कोई वो आते हैं ना मल्टीपल क्वेश्चन जब आते हैं, उसमें तो यही ऊपर वाला ही होता है, उसमें नीचे वाला नहीं होता। और बस अब चलते हैं ऊपर वाले में वापस, जूसर का ऑब्जेक्ट का लॉक ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें भी इसको इसको फाइनल करूँगा तो अभी एरर आने लग जाएगी, अच्छा नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग भी है ना, फाइनल भी कर सकता हूँ, फाइनल, ठीक है। अगर यहीं पे इसकी डिक्लेरेशन नहीं करता तो एरर आती, क्योंकि फाइनल ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करती हमको वो करना पड़ता है, वैल्यू असाइन करनी पड़ती है, तो मुझे इसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर डालना पड़ता है, जो मैंने यहाँ पे किया यही करना पड़ता है, दो ही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंक्रोनाइज। अब ये तो दूसरी हो गई, लॉक विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट कर दिया हमने, कि जूसर के अंदर हमने जूस का ऑब्जेक्ट या रैंडम ऑब्जेक्ट ले लिया कोई भी। अब सिंक्रोनाइज ब्लॉक, अभी ऑब्जेक्ट था ना, अब कर देते हैं एक और पैकेट। 8 बज गए, हमने कितने बजे शुरू किया था? हेलो, हाँ कितने बजे शुरू किया था हमने, बहुत टाइम हो गया तो। हमने कितने बजे स्टार्ट किया था? क्लास लेवल लॉक, अच्छा। ये ना मल्टी थ्रेडिंग में थोड़ा सही सी टॉपिक है ना, ये पता ही नहीं चलता इसमें टाइम का। तब अभी चलते हैं हम क्लास लेवल लॉक। अब क्लास लेवल लॉक में कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। अब इसमें एक वापस जाएंगे हम, वापस ए क्लास बना देते हैं, तो पब्लिक वॉइड m1 और सिस आउट। ये काम करते हैं, जूसर वाली, अब जूसर वाली ले लें एग्जांपल, वही ज़्यादा बेटर है।
तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो जूसर और रनर कॉपी पेस्ट करके जाते हैं, जूसर और हेल्पर। जूसर तो कुछ है ही नहीं फिलहाल इसमें, क्या करें, जूसर हेल्पर ले लें। ऐड, अब क्लास लेवल लॉक के अंदर मुझे लग रहा है जूसर हेल्पर क्यों बनाया था मैंने, क्योंकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट का दिखाना था। हाँ, तो यहाँ पे जूसर हेल्पर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो इसको हटा देते हैं। जूसर हेल्पर का जूस के अंदर ही डाल देते हैं मेथड, और जूसर हेल्पर को कर देते हैं डिलीट। और जूसर में आ रहा है एरर, क्योंकि कंस्ट्रक्टर है जूसर हेल्पर का, तो कंस्ट्रक्टर तो चाहिए नहीं इसमें अपने को, हटाओ। और जूसर में दिस हो जाएगा, और ये लॉक चाहिए नहीं, ये तो हमें देखना था दूसरे का एग्जांपल, ठीक है। तो एक साथ चल रहा है, ये अभी ऑब्जेक्ट लेवल पे चल रहा है, लॉक है ना। रनर, तो PSVM सेम है, हम एक थ्रेड बनाते हैं। पहले हमको जूसर बनाना पड़ेगा एक, जूसर जूसर इक्वल्स टू न्यू जूसर, और जूसर डॉट एक्सट्रैक्ट जूस करना पड़ेगा, पर ये बाद में करेंगे हम। इससे पहले हम करेंगे थ्रेड बनाएंगे, थ्रेड रमेश इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, और यहाँ पे अंदर इम्प्लीमेंटेशन देंगे लैम्डा के थ्रू, एक्सट्रैक्ट जूस और मैंगो, ये हमारा थ्रेड हो गया। और रमेश डॉट सेट नेम रमेश, अब डिट्टो सेम काम, और यहाँ पे एप्पल, और यहाँ पे सीमा एंड सीमा एंड सीमा, ठीक है। अभी रन करेंगे तो हाँ, रमेश डॉट स्टार्ट एंड सीमा डॉट स्टार्ट, और कर दिया रन। तो अभी तक यहाँ तक सही है कि एप्पल चॉप हो रहे हैं ना। यहाँ पे सीमा को मिल गया शायद पहले, किसको मिला है, नहीं रमेश को मिला है, सीमा को अब मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल जूसर कर दूँ, यहाँ पे जूसर 1 जूसर 2, ठीक है, तो जूसर 1 और जूसर 2, लेकिन यार पिछली बार भी कॉन्सेप्ट नहीं चला इसका। अब दोनों एक साथ चल गए, कोई इशू ही नहीं है, बट एक्सट्रैक्ट में इसकी जगह जूसर डॉट क्लास, ठीक है, इस तरीके से रहते हैं क्लास लेवल लॉक। लेकिन यार पिछली बार भी नहीं चला, मुझे एक बार वापस देखना पड़ेगा। ओए, इस बार चल गया क्लास लेवल लॉक, दिख रहा है, इस बार चल गया, वहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं चला। हाँ यहाँ पे, अरे वो तो स्टैटिक है ना, स्टैटिक तो क्लास लेवल ही होता है ना मेथड स्टैटिक तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट सीधा सीधा कहता है एक मेथड का एक ही बनेगा स्टैक। अब सारी क्लास के लिए तो सेम ही होता है, तो ऑब्जेक्ट के लिए अलग हो जाता है, लेकिन जो स्टैटिक मेथड होता है तो क्लास लेवल होते हैं ना, वो तो ऑब्जेक्ट से लेना देना ही नहीं होता, तो वो सारे ऑब्जेक्ट के लिए एक ही होता है। यही है ना, हमने जो स्टार्टिंग पढ़ी थी बेसिक्स, बिल्कुल स्टैटिक मेथड्स होते हैं सारे ऑब्जेक्ट के लिए एक ही, तो इसलिए वो एक सेम मेथड को कहते हैं। तो इसलिए दूसरा तरीका था क्लास लेवल लॉक लेने का, पता नहीं क्यों नहीं चला यार, वहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा क्या गलती करी हमने। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेवल लॉक चल गया ना, अगर मैं यहाँ से ए डॉट क्लास की जगह यहाँ पे इसकी जगह एक्सट्रैक्ट यूज़, इसकी जगह मैं क्या कर दूँ, दिस कर दूँ वापस, दिस डॉट दिस कर दिया, अब चलाएं वापस, तो दोनों एक साथ चल रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, बस लॉक लेवल पे डिफरेंस किया है मैंने, है ना। यहाँ पे दोनों एक साथ चल गए, यहाँ पे जूसर डॉट क्लास कर दी, तब क्या हुआ, अब सीक्वेंस वाइज चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक में क्या होता है, एक में एक ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस एरिया पे वो होता है, क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन पे लॉक लगता है, दूसरे में हर जगह लग जाता है, ठीक है, कोई भी नहीं यूज़ कर सकता। लेकिन इसमें एक कैच है, अगर पब्लिक वॉइड अब दो चीज़ें देखना है यहाँ पे,
जैसे पब्लिक वॉइड क्लीन जूसर, ठीक है, जूसर है तो क्लीन ही करना पड़ेगा, तो सिस आउट और थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड प्लस क्लीनिंग जूसर, ठीक है। अब जूसर में भी हम ना नाम दे देते हैं जूसर 1 2, यहाँ पे इंट ए, प्राइवेट इंट जूसर आईडी, और यहाँ पे @ ऑला कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे मैं कर दूँगा जूसर आईडी और ऐड जूसर आईडी। एक सेकेंड रुकना, यहाँ पे ना जब स्ट्रीट डॉग्स भौंकते हैं मुझे लगता है मेरे कैट को ना पकड़ लिया हो किसी ने, मैं अभी बस एक सेकेंड में देख के आता हूँ। मिस्टर मिस्ट्री आजा आजा बिजू आजा आजा बिजू। बिजू ओके ठीक है, इंस्पेक्शन कंप्लीटेड और वापस चलते हैं। तो हम कहाँ थे? हाँ, हमने जूसर आईडी डाल दी कि क्लीन कौन सी जूसर आईडी हम कर रहे हैं ना, तो पहले जूसर में 1 कर देते हैं, दूसरे जूसर 2 कर देते हैं। तो रमेश कौन सा जूसर 1 यूज़ कर रहा है ना, और सीमा जूसर 2 यूज़ कर रही है, सही है। रन करेंगे अगर हम, तो ये हो गया 10 सेकेंड के लिए। तो अच्छा, क्लीन ने तो मेथड कॉल ही नहीं किया ना भी किसी पे, तो किसको मिला था इन दोनों में से? सीमा को मिला था ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी यार इसी के अंदर डालूँ या अलग अलग डालूँ? नहीं, एक काम करते हैं, इस एग्जांपल को ना यहीं पे छोड़ देते हैं, तीसरा एग्जांपल लेंगे उसमें ये डालेंगे। ये तो ठीक है ना, जूसर डॉट क्लास से क्या क्या चेंज हुआ? तो इसमें क्लास लेवल लॉक एकदम मस्त चल रहा है, वहाँ का मैं देख लूँगा वहाँ पे क्यों नहीं चल रहा है। ये क्लास लेवल लॉक, ठीक है। अब हम चलते हैं सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में, यहाँ पे हमने ये सब किया है। तो अब इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ पे क्या कहेंगे हम, मल्टीपल, वैसे ही ब्लॉक्स का नहीं है तो बेसिक के अंदर ही आना चाहिए। तो हाँ, बाहर निकल जाते हैं ब्लॉक से ना, इसको छोड़ते हैं, बेसिक के अंदर ही चलते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल मेथड्स ऑफ सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास, अब सेम एग्जांपल लेते हैं जूसर का ही, जो अच्छा नहीं तो मूव कर जाएगा, जूसर को कॉपी किया, जूसर को पेस्ट किया, ठीक है। सेम जूसर का एग्जांपल लिया, रनर में हम चेंजेस करेंगे। रनर में हम चेंजेस करने वाले हैं PSVM। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जूसर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जूसर इक्वल्स टू न्यू जूसर 1, आईडी दे दी। एक और जूसर बना रहे हैं, इसको 2 कर देंगे, एंड जूसर 1 एंड जूसर 2, सॉरी। यहाँ तक एकदम मस्त क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम 2 यूज़र बनाएंगे, तो थ्रेड पहले तो जूसर 1 को ही रखते हैं, पहले जूसर 1 को ही रखते हैं ना, इवेंचुअली बड़ा करेंगे इसको। रमेश है पहले खाली, न्यू थ्रेड, और रमेश क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है जूस को, ठीक है, और एक्सट्रैक्ट जूस और मैंगोज का जूस बना रहा है ये। थ्रेड का नाम देंगे हम रमेश डॉट सेट नेम रमेश। अब दोबारा हम थ्रेड बनाएंगे, सीमा इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, एंड इसके अंदर जूसर 1
ओके, एक ही मेथड अभी। ओके, पब्लिक वॉइड पब्लिक वॉइड, अब इसमें क्लीन कर लेते हैं, क्लीन, ठीक है। स्ट्रिंग नहीं, खाली यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इसकी, और यहाँ पे क्लीनिंग जूसर आईडी, जूसर विद आईडी, जूसर आईडी, ठीक है। हम ये भी सिंक्रोनाइज, एक बारी में एक ही यूज़ कर पाएगा ना इसको, तो इसको भी सिंक्रोनाइज कर दिया, और इसको दिस कर दिया। ये कौन सा हो गया, ऑब्जेक्ट लेवल लॉक हो गया, ठीक है। और ये भी ऑब्जेक्ट लेवल लॉक ही है, सिंक्रोनाइज लगा हुआ है यहाँ पे भी। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं रमेश से तो जूस निकलवा रहा हूँ जो काम है 10 सेकंड का, और मैं सीमा से कहना चाह रहा हूँ कि जूसर को क्लीन कर दो आप ना, और इसको भी टास्क टाइम देते हैं थोड़ा सा, पर कम टाइम देते हैं इसको। थ्रेड डॉट स्लीप 3 सेकंड दे देते हैं, हेड नहीं थ्रोस। ये क्या हुआ, प्रोवाइडेड लॉन्ग, ओह माय बैड, हाँ हाँ स्ट्रिंग दे दी गलती से, लॉन्ग की, लॉन्ग देन था, ठीक है। तो अब अगर मैं रन करता हूँ तो क्या हुआ, 2 थ्रेड है ना, ये सॉरी 2 थ्रेड है, रमेश एंड सीमा, और एक ऑब्जेक्ट है यूज़र, एक यूज़ करना चाह रहा है और एक क्लीन करना चाह रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, क्या दोनों एक साथ कर पाएंगे दोनों या नहीं कर पाएंगे बताओ। ये तो कवर किया है हमने पहले ही। हाँ हाँ, रीज़न बताओ क्यों कर पाएगा एक ही एक बार में। हाँ, दोनों में ऑब्जेक्ट लेवल लॉक ही चाहिए, तो सीमा तो स्टार्ट भी नहीं करेगी जब तक रमेश का जूस नहीं एक्सेप्ट हो जाता। तो वही काम हुआ, या उल्टा होगा, या उल्टा में तो क्या होगा, अगर सीमा को पहले मिल गया तो वो मैंगो काट के तो रख देगा लेकिन जूस नहीं निकालेगा, क्योंकि जूस वो जब भी निकालेगा जब लॉक मिल जाएगा, जूस जब भी निकालेगा जब लॉक मिल जाएगा। अगर मल्टीपल टाइम चलाएं तो ऐसे सीमा को मिलेगा नहीं, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है ना सीमा को जूसर मिलना। तो सीमा के थ्रेड को अगर मैं पहले कर दूँ तो अब सीमा को पहले मिल जाएगा, तो वो काट के रख देगा। अब सीमा को मिल गया, इसने काट के रख लिया फल, लेकिन 3 सेकंड के बाद जूस बनाया जब सीमा ने साफ़ कर दिया। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है ना, एक काट रहा है दूसरा चॉप कर रहा है, फिर जैसे उसने साफ़ कर दिया वैसे हमने जूस बना दिया। यही फ़ायदा है मल्टी थ्रेडिंग का, इंडिपेंडेंट टास्क है, अलग अलग दे दो। तो अभी हम, अब लेकिन हमने क्या किया था यहाँ पे, दिस किया था ना सिंक्रोनाइज्ड, तो इसलिए अगर एक ऑब्जेक्ट मैंने शेयर्ड था मेरा मल्टीपल उसमें, अच्छा ओके, ये तो यार अभी भी सेम ही हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ, सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ हमने किया था, तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, तो ये तो बता भी दिया सीधा सीधा। तो हम दूसरा एग्जांपल बनाएंगे इसके साथ कि हम जूसर बदल दें, जूसर जूसर 2 इक्वल्स टू न्यू जूसर और 2, ठीक है। अगर मैं जूसर 2 दूँ साफ़ करने के लिए, फिर क्या होगा,
ये भी पुराना वाला ही है। दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना, तो मैं चलाऊंगा तो दोनों वो हो जाएगा। अब तो ये भी हो जाएगा कि मैं क्लीन की जगह अगर सीमा से क्या करूँ, मैं इस सीमा से भी क्लीन की जगह एक्सट्रैक्ट जूस करवा देता हूँ, है ना। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट जूस में क्या करवा रहा हूँ मैं, एक्सट्रैक्ट जूस में एप्पल एप्पल करा रहा हूँ, ठीक है। अब रन कराएंगे तो साथ में ही हो रहा है ना। और ये एंड भी हो जाएगा थोड़ी देर तक, अभी तक एंड नहीं हो, एंड नहीं लगा रखा है हमने, अपने आप एंड भी हो जाएगा जब पूरा टाइम 10-10 सेकंड हो जाएंगे। अब ये बंद हो गया। लेकिन अगर मैं एक्सट्रैक्ट करते हुए एक सेकेंड, अगर मैं इसको चलाते हुए लेकिन यहाँ पे दिस की जगह यूजर डॉट क्लास कर दूंगा, अब क्या होगा। अब लेकिन एक एक करके आना पड़ेगा। ये बिल्कुल अभी भी देखा था ना ये एग्जांपल बिल्कुल। लेकिन अगर मैंने सीमा को जूस बनाने की जगह क्लीन करने के लिए बोला, तब क्या होगा। ये मैंने स्टैटिक मेथड बना रखा है क्या ये, नहीं, ठीक है। अब क्या होगा। अरे हाँ रुको, इसको मैं मूव ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। ये हाँ, क्या हुआ, अभी सीमा की क्लीन एंड नहीं करी थी ना हमने। साउंड बैंक, ये क्या कौन सी क्लास है, मिडी, अच्छा। ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, कौन से पैकेज में है ये, साउंड पैकेज में जावा एक्स के, सही है। मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया इस क्लास के बारे में। सही है। इंक्लूड्स मेथड दैट रिटर्न स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कंटेनिंग द साउंड बैंक नेम मैन्युफैक्चरर वर्जन एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कौन सी क्लास में है ये, कौन से वर्जन में है। अरे यार ये बता ही नहीं रहे कौन से वर्जन में है। क्लास तो अच्छी लग रही है, मिडी साउंड इंस्ट्रूमेंट मिडी चैनल, ठीक है। सही है, सही है ये चीज़ भी, ठीक है। अरे हम कहाँ थे, अरे मैं तो डिस्ट्रैक्ट हो गया। ये क्या एस से क्या लिख रहा था मैं जो यहाँ पे, अच्छा सिस आउट एंड लिखना था ना मुझे, सिस आउट। तो यहाँ पे क्लीनिंग एंड ही तो करना है, और ये क्लीनिंग एंड, टिंग 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 टिंग, यहाँ पे क्लीनिंग यूजर विद आईडी, यूजर आईडी स्टार्ट्स और एंड्स, हाँ यूजर स्टार्ट और यूजर एंड्स, ठीक है। रन कर देते हैं। स्लीमा क्लीनिंग जूसर, क्या दोबारा बोलूँ। हाँ, क्लास ले लो कहाँ पे, एक्सट्रैक्ट जूस में।
दोनों पैरेलली रन हो गए ना ये तो। यहाँ पे रुका कोई भी नहीं ना। यहाँ पे ये एंड सिंक्रोनाइज में, अच्छा इसका तो एंड में कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्टिंग फ्रूट जूस स्टार्ट्स और एक्सट्रैक्टेड फ्रूट जूस एंड्स। रमेश पील, एक सेकेंड बस, इसमें मैं थोड़ा सा ये ठीक कर दूँ। हाँ, अभी देखो, मैं इसका भी जूस स्टार्ट हो गया, क्लीनिंग भी स्टार्ट हो गई। ये पैरेलल पैरेलल चल रहा है। अब यहाँ पे एक डेडलॉक बन सकता है, और वो डेडलॉक क्या होता है मैं वो बताता हूँ। डेडलॉक में अ, 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 इसने ऑब्जेक्ट लेवल लिया ना पहले। सीमा जब क्लीन कर रही है, सीमा ने कौन सा लेवल ले लिया लॉक? क्लास लेवल, ऑब्जेक्ट लेवल। और फिर हमारा जो दूसरा बंदा आया इसने ले लिया क्लास लेवल। तो दोनों चल रहे हैं, इसलिए पैरेलली एग्जीक्यूशन कर दिया इन दोनों ने। और इस पे, और जो सिंक्रोनाइज्ड वाला है, ये वाला जो एग्जांपल है ना, ये एग्जैक्ट ये सेम वाला एग्जांपल फ़िलहाल जो हमने यहाँ पे डाला हुआ है, बेसिक मल्टी थ्रेडिंग ऑफ सेम ऑब्जेक्ट्स, इसमें। और एक हमारा जो सिंगल उसमें नहीं चला है, क्या कहते हैं, जो हमने क्लास लेवल लॉक लेके हम काम कर रहे थे स्टैटिक ब्लॉक में, तो उसमें मैं वापस आता हूँ कल, फिर हम कल कनेक्ट करेंगे उसके रिगार्डिंग। और इसके बाद वैसे जितने हमने एग्जांपल आज ले लिए हैं ना, इसके एक्स्ट्रा एग्जांपल ही बनते हैं इसके, इसी में सब होगा जितना एग्जांपल हमने आज ले लिए। तो इसमें हम कल देख लेंगे कि ये वाला क्यों नहीं हुआ है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा क्लास लेवल लॉक के बिना भी क्यों चल रहा था वो आगे। और अब जब हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, ये खाली ये जो एक एग्जांपल है दोनों का कॉम्बिनेशन करके जब हम चला रहे हैं, तो उसका छोड़ के सिंगल सिंगल वाला देख लेना। और हाँ, दूर से आ रहा है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, सही है, वो माइक पीछे हो गया था। कितनी देर से आवाज़ आ रही है ऐसे ख़राब? अच्छा ठीक है, कोई नहीं। तो अभी ये वाला जो एग्जांपल है ना, जहाँ पे हमारा दोनों हम एक साथ चला रहे हैं और क्लास लेवल काम नहीं कर रहा है, तो वो वाले उसमें हम कल एक बार डिस्कशन करेंगे दोबारा। और अभी खाली जो बाकी हमने काम किया है ब्लॉक्स के साथ, ये सब देख लेना, क्योंकि इसके बाद अभी हम कल क्या करेंगे, सिंगलटन मैथ वो बनाएंगे, एग्जांपल बनाएंगे, सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न देखेंगे। तो सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न का जो बेस्ट केस सिनेरियो होता है ना, वो उसके साथ ही होता है, सिंगलटन और फिर डिज़ाइन पैटर्न। तो सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को जानने के लिए हमको दो टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड और ट्राइब, और ये सिंक्रोनाइज कीवर्ड और सिंक्रोनाइज ब्लॉक। इवेंचुअली हम ब्लॉक यूज़ कर रहे होंगे। और हमको पता होना चाहिए फाइनल कीवर्ड्स के बारे में, कि फाइनल कैसे यूज़ होता है और स्टैटिक एरिया कैसे यूज़ होता है। बस ये तीन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, फिर कल हम सिंगलटन एक ऑब्जेक्ट बना देंगे इसका। और हाँ, कोड मैं भी पुश कर देता हूँ। और इसके साथ एक और चीज़ होगी, कल थोड़ा लंबा क्लास करेंगे हम, क्योंकि हमारा जो टारगेट है 12 वाला। अच्छा आपका तो कुछ नहीं है ना कल? कल ट्रैवल कर रहे हो? ट्रैवल करना है? अच्छा, हाँ ठीक है, तो कल दिन में कर लेते हैं, मैं भी वही बोल रहा था। क्योंकि 12 तक ना, मैं सोच रहा हूँ 12 तक तो ख़त्म चाहिए ही चाहिए। तो कल और परसों 2 ही दिन है अपने पे ना आगे करने के लिए। मंडे ऑफिस तो नहीं जा सकता, बट काम बहुत होगा। तो हम 11 तक, मतलब 12 तक, 12 को थोड़ा टाइम भी मिले, अगर 1 घंटा है तो उतने भी कर लेंगे। तो कल हम थोड़ा ज़्यादा एफर्ट मारेंगे इसका। तो आज ना प्रैक्टिस कर लेना भर के, क्योंकि आगे के जो जो टॉपिक है ना, हमारे टॉपिक बचे हैं फ़िलहाल, नोटिफाई एंड वेट, और बस, और सिंगलटन, फिर नोटिफाई। हाँ, तो आज प्रै अच्छा, अच्छा ठीक है। तो
हाँ हाँ समझ गया, कोई नहीं, देख लेना अगर टाइम मिल जाए तो, क्योंकि अब बचा क्या अपने पास, वेट एंड नोटिफाई है, वो भी सिंक्रोनाइज के ऊपर है। जो 2 कॉल्स है, उसके बाद जो हमने ज्वाइन किया है, तो ज्वाइन का ही अपग्रेडेड वर्जन यूज़ करेंगे हम लैच। और फिर जो बहुत सारे थ्रेड को एक साथ नहीं चला पा रहे थे हम बार बार थ्रेड और स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो हमने कहीं पे रोका हुआ नहीं है थ्रेड को कि सब थ्रेड को हम स्टार्ट करके छोड़ दें और फिर हम सबको एक साथ छोड़ें। उसके लिए हम यूज़ करेंगे बैरियर। और फिर जो हम अभी सिंक्रोनाइज कीवर्ड के साथ काम कर रहे हैं, तो ये भी ऑब्सोलीट है, तो इनकी जगह हम यूज़ करेंगे लॉक्स। अब लॉक एक पूरी क्लास है, सिंक्रोनाइजर कीवर्ड है ना, लॉक एक पूरी क्लास है, तो हम ये करेंगे। और प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम भी हम कल ही करेंगे। तो कल हमारा बहुत सारा टारगेट है अचीव करने के लिए। परसों फिर कॉलेबल बचेगा। बहुत बड़ा है ना ये, मतलब ज़रूरत होती नहीं है इतने सबकी, लेकिन मैं कर कराता हूँ। उसके परसों के लिए बचेगा कॉलेबल, फिर बचेगा एग्जीक्यूटर्स, और उसके बाद एक बचेगा थ्रेड लोकल। 3 चीज़ें बचेगी परसों के लिए। उसके बाद एक कंप्लीट हो जाएगा। मतलब संडे के लिए भी हमने काफ़ी टॉपिक छोड़े हुए हैं। फिर एक और है यार, वोलेटाइल, एक और है वोलेटाइल कीवर्ड, पैकेज वोलेटाइल, वोलेटाइल कीवर्ड, ठीक है। फिर ये है परसों के लिए। टारगेट हम करेंगे कि कल तक ही, परसों तक ही ख़त्म कर दें, मतलब सैटरडे। आज फ्राइडे है, शिट।